Dear student, a very good evening to you all. I am Chirag Agarwal, CA Chirag Agarwal. Will be taking up your taxation subject of the inter course. आप सारे आए हैं, आप सारे न्यू हैं, इंटर में न्यू, सीए कोर्स का इंटर कोर्स में न्यूली ऐड हुए हैं। आपको टैक्स से क्या समझते हो, मैं तो सबसे पहले आप लोगों से ये पूछना चाहूंगा। अच्छा, पहली बात, चाहे कोई बच्चा ऑनलाइन बैठे चाहे आप ऑफलाइन बैठे, जो मन में आ रहा है भैया बोल, चुप बैठोगे मुझे भी नहीं अच्छा लगेगा, सेशन इंटरेक्टिव कैसे बनेगा। आपके मन में जो आ रहा है गलत सही, क्लास में जब आते हो तो आप सीखने आते हो, तो गलत सही जो मन में आ रहा है बोलो। जब पेपर देने जाते हो हाँ तब ठीक देना ही देना होता है। तो क्लास में जो मन में आता है जो भी आपको बोल रहे हैं, ठीक है। तो टैक्स आप पढ़ने आए हो, क्या समझते हो टैक्स से आप सारे? गवर्नमेंट जो सर्विसेज या गुड्स पे जो टैक्स चार्ज लगा लेती है वो हमारा टैक्स हो गया, गवर्नमेंट की मेन इनकम। हाँ, तो टैक्स टैक्स देना अच्छा लगता है किसी को भी? अगर जेन्युइन हो तो ठीक है, नहीं जेन्युइन भी हो क्या किसी को देना अच्छा लगता है? आपकी कल को जॉब लग जाए, मैं तो जितने भी बंदे देख लिए, चाहे किसी की जॉब हो, जॉब में चाहे कोई बंदा 2 लाख कमा रहा है साल का, चाहे कोई 80 लाख साल का कमा रहा है, हर कोई रो रहा होता है यार टैक्स हो जाता है, टैक्स हो जाता है। ठीक है, हाँ, देखा नहीं आपने, चाहे बिजनेसमैन हो जी, टैक्स बहुत जा रहा है, क्या करे जी, टैक्स तो बहुत ही जा रहा है। तो चलो टैक्स है तो पर क्या करें, बीइंग अ सीए, सीए होने के साथ सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, तो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट इज योर टैक्स, जो आपके साथ अगर आपने प्रोफेशनल करियर को बूस्ट करना है तो लाइफ लॉन्ग आपके साथ ये सब्जेक्ट चलता है। जो मर्जी कर लो, आपको इसके साथ रेगुलर अपडेट भी रहना पड़ेगा, इसको साथ साथ प्रोफेशनली अपडेट होके साथ साथ प्रैक्टिकली अप्रोच से भी इसको सीखना पड़ेगा। हमारी कोशिश क्या रहेगी कि आपको थ्योरेटिकली तो सारा सारा पढ़ाएं, पर साथ में उसकी प्रैक्टिकल एस्पेक्ट लाइफ में उसको कैसे अप्लाई करना है उसको हम साथ में जरूर देखें। कुछ भी चीज पढ़ रहे हैं भैया, ये पढ़ तो रहे हैं ठीक है, पर क्या इसकी प्रैक्टिकल अप्रोच कैसे होगी, किस डायरेक्शन में देखना। आप देख लेना, अभी आप सीए कोर्स शुरू करें, ठीक है, फाउंडेशन दे दिया, इंटर आगे धीरे धीरे फैमिली दोस्तों सबको पता लग जाएगा भैया बच्चा सीए कर। सबसे पहला क्वेश्चन क्या पूछेंगे, टैक्स बचाना है, कैसे बचाएं, टैक्स बहुत लग रहा है बताओ जी टैक्स कैसे बचाएं, टैक्स की प्लानिंग कुछ। तो हमारा मेन सब्जेक्ट जो टैक्स है इसमें हमने यही पढ़ना है कि एक तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के टैक्सेस क्या है, उनमें टैक्सेस में पर्टिकुलर किस चीज पे कितना टैक्स लगता है, क्योंकि सैलरी की टैक्सेशन थोड़ी सी अलग होगी, बिजनेस की अलग होगी, उनके कंसेप्ट अलग हैं कि कुछ बिजनेस कर रहे हैं, रेंटल इनकम आ रही है मेरी वो कुछ अलग होगी, कैपिटल गेन मीन्स कोई मैंने इन्वेस्टमेंट करी हुई है, इन्वेस्टमेंट के लिए प्रॉपर्टी खरीद ली उसको बेच दिया, उसकी अलग होगी। बहुत डिटेल्ड सब्जेक्ट है, बहुत वास्ट सब्जेक्ट है, पर उसको हम कंसेप्चुअल क्लैरिटी के साथ इसको शुरू करेंगे। थोड़ा थोड़ी अंडरस्टैंडिंग, आज तो कुछ नहीं करना, बहुत बेसिक सी अंडरस्टैंडिंग आपको देनी है टैक्स की, लेकिन टैक्स टॉपिक अगर पढ़ना चाहो बहुत इन डेप्थ है, समझ के पढ़ोगे आपको लगेगा इतना इंटरेस्टिंग टॉपिक है, पर नहीं समझोगे, सिर्फ एग्जाम पास करने के लिए पढ़ोगे कि यार मैं तो एग्जाम पास करना है, लर्न करना और पढ़ लेना है, तो मुश्किल भी लगेगा, चाहे एग्जाम पास भी अगर होगे ना, प्रोफेशनली ग्रोथ नहीं होगी। समझ के करोगे बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट लगेगा, इजी लगेगा, साथ में बस समझ के करना है, क्यों, टॉपिक आपका ही बड़ा टॉपिक इसमें। तो हम इसको थोड़ा सा आपके साथ में स्क्रीन भी शेयर करता हूँ और इसको हम शुरू करते हैं। अरे मुझे ये बताओ आपके हिसाब से टैक्सेस कितने टाइप के होते हैं? 5। 5 टाइप के आपने बोला, कौन से 5 टाइप के? ये वो वैसे एक तो जीएसटी चल रहा है अभी, हाँ, एसजीएसटी, जीएसटी, आईजीएसटी। आपने बोला जीएसटी चल रहा है, जीएसटी को एक बोला, और सेकंड? सेकंड उसमें आपने एक बोला जीएसटी, और सेकंड एक बोला जीएसटी, सेकंड इसके पार्ट्स हैं, तो उस पार्ट को आप सेकंड पॉइंट बोल रहे हो कि इसी का इंक्लूडेड इंक्लूडेड मान रहे हो उसमें? इसी में मान, इसी में मान रहे हो ना, तो एसजीएसटी और सीजीएसटी, हाँ एसजीएसटी इसका पार्ट आपने कह दिया, सीजीएसटी इसका पार्ट कह दिया, यूटीजीएसटी भी इसका पार्ट बन जाता है, आईजीएसटी भी इसका पार्ट बन जाता है, वो तो आप ठीक कह रहे हो। फिर सेकंड नंबर पे आपने 5 तरीके के टैक्स बोले, कैपिटल गेन पे जो लगेगा, कैपिटल गेन पे जो टैक्स लगेगा वो ओके, इनकम टैक्स, इनकम टैक्स, हाउस प्रॉपर्टी टैक्स, हाउस प्रॉपर्टी, और अभी जो इसका हो रहा है यूट्यूब पे जो अर्निंग्स हो रही है उस पर जो नया टैक्स लगा है, यूट्यूब की जो अर्निंग हो रही है उस पे जो टैक्स लगा है। और ऑनलाइन वाले बच्चों आपसे भी रिक्वेस्ट है,
सेशन को जरूर जो आपके मन में आ रहा है बोलना कि आपको क्या लग रहा है कैसे होता है कैसे नहीं होता। ठीक है, एक ये 6 हेड्स ऑफ इनकम किसने लिखे? 6 हेड्स ऑफ इनकम नहीं होते, हेड 5 है, 5 हेड्स ऑफ इनकम। और कोई बात नहीं, मैसेज की बजाय रेदर देन अपना माइक अनम्यूट करके जवाब देना। रिद्धि ने लिखा है डायरेक्ट इनडायरेक्ट, बहुत अच्छा जवाब। ठीक है, तो इसमें क्या कहते हैं, ऑनलाइन वाले बच्चों माइक अनम्यूट करके आप आंसर दोगे, मुझे ज्यादा अच्छा लगेगा, ज्यादा सेशन ठीक है। इंटरेक्टिव होगा। पहली बात, दो टाइप के टैक्सेस होते हैं, आपको बता दूं। एक होता है इनकम टैक्स, इनकम भी नहीं, एक होता है डायरेक्ट टैक्स, एक होता है इनडायरेक्ट। दो टाइप के टैक्सेस। डायरेक्ट टैक्स, अब मैंने ये बता दिया, डायरेक्ट इनडायरेक्ट भूल जाओ, अभी ये बता दो डायरेक्ट टैक्स आपके अकॉर्डिंग क्या है और इनडायरेक्ट टैक्स आपके अकॉर्डिंग क्या है। डायरेक्ट टैक्स में मतलब इनकम टैक्स आता है। इसमें इनकम टैक्स आता है, डायरेक्ट में कि इनडायरेक्ट में? डायरेक्ट में। डायरेक्ट में, वेरी गुड। एंड और इनडायरेक्ट में गुड्स एंड सर्विस के ऊपर लगता है। वेरी गुड, आपने ठीक बोला सबने कि डायरेक्ट टैक्स मींस मेरी इनकम के ऊपर और इनडायरेक्ट टैक्स मींस गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर जो मैं दे रहा हूँ। इसको थोड़ा सा मैं फर्दर और इलैबोरेट कर देता हूँ। वैसे आप तो ये भी कह सकते हो सर, सीधा लिखा तो है डायरेक्ट टैक्स, वर्ड में ही तो लिखा हुआ है, आप क्यों पूछ रहे हो? डायरेक्ट टैक्स मींस जो मैं डायरेक्टली गवर्नमेंट को दे रहा हूँ, इनडायरेक्ट टैक्स मींस जो मैं इनडायरेक्टली गवर्नमेंट को दे रहा हूँ। नाम में ही लिखा हुआ है, क्या पूछे जा रहे हो? बच्चों वाला सवाल, फर्स्ट क्लास के बच्चे थोड़ी हैं, ये भी ठीक है, पर इसका मतलब है डायरेक्ट टैक्स में किस पे देता हूँ। इसका एग्जांपल आप लोगों ने बोला इनकम टैक्स। इनकम टैक्स का मतलब जो मैं अपनी इनकम के ऊपर कमा, तो जो भी मेरी इनकम हुई, इसमें आपको मैं करेक्ट करना चाहूंगा, आपने बोला कैपिटल गेन टैक्स, इसमें एक आपने बोला हाउस प्रॉपर्टी टैक्स, एक बोला यूट्यूब की अर्निंग के टैक्स। ये बेटा है तो सारे किसके टैक्स, चाहे हाउस अर्निंग्स के है ना। हाउस प्रॉपर्टी में जनरली कौन सी आती है? मेरी रेंटल इनकम आती है। तो जो भी मैं इनकम पे अपना टैक्स दे रहा हूँ वो पूरा का पूरा कवर होएगा इनकम टैक्स एक्ट। वो एक ही टैक्स है, इनकम टैक्स एक ही एक्ट बना हुआ है, उसको हम पढ़ेंगे, दैट इज इनकम टैक्स एक्ट 1961। उसी एक्ट में लिखा हुआ है कि मेरी कोई भी इनकम हो रही है उस पर मुझे सरकार को टैक्स है। इनकम को उसमें 5 हेड में डिवाइड कर दिया है। वो 5 हेड कौन से हैं? सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, जैसे उनमें से एक आपने बोला हाउस प्रॉपर्टी, बिजनेस एंड प्रोफेशन, कैपिटल गेन आपने बोल दिया, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। यूट्यूब की अर्निंग बिजनेस हेड में चल जाएगी अगर वो फ्रीलांसर के तौर पे देना है। तो ये 5 हेड्स में डिटरमिन करनी है इनकम, उनको क्लब करना है, टोटल इनकम बनेगी, पर वो है तो मेरी एक ही इनकम टैक्स, सब पे एक ही टैक्स लगना है, वो है इनकम टैक्स। तो इनकम टैक्स सरकार कहती है भैया तू जो भी कमा रहा है, तू जॉब कर रहा है, पैसे कमा रहा है, उसका टैक्स मुझे डायरेक्टली पे कर दे। बिजनेस वाले को कहती है बिजनेस कर रहा है, प्रॉफिट कमा रहा है, मुझे उसका टैक्स डायरेक्टली पे कर दे। हाउस प्रॉपर्टी में कहती है भैया तेरी प्रॉपर्टी पड़ी, रेंट कमा रहा है ना, कमाई है, मुझे उसका टैक्स दे दे। डायरेक्टली जो बंदा मैं गवर्नमेंट को दे रहा हूं वो क्या हो गया? डायरेक्ट टैक्स। और इनडायरेक्ट टैक्स अभी आपने बोला क्या होता है? जीएसटी। जीएसटी इनडायरेक्ट टैक्स हो गया। इनडायरेक्ट टैक्स क्यों है? क्योंकि मैं कुछ भी खरीद रहा हूं। आपने मोबाइल फोन खरीदा एक शॉपकीपर से, 20,000 का फोन खरीदा, उस 20,000 में क्या था? 18,000 तो थी मोबाइल की कॉस्ट और 2,000 था जीएसटी। आपने उसको कितने दे दिए? पूरे 20,000। यानी कि ये जीएसटी का पोर्शन भी पे किसने करा? कस्टमर ने। पर किसको पे करा? सरकार को, गवर्नमेंट को पे करा कि वो शॉपकीपर को पे करा? आपने बीइंग अ कस्टमर तो आपने शॉपकीपर को पे करा, शॉपकीपर ने फिर बाद में गवर्नमेंट को पे करा। तो देखो गया तो किसके पास? फाइनली गवर्नमेंट के पास ही टैक्स। और पे भी किसने करा? आपने, कस्टमर ने। पर आपने डायरेक्टली नहीं गवर्नमेंट को करा, आपने इनडायरेक्टली गवर्नमेंट को करा थ्रू शॉपकीपर। तो इसलिए वो इनडायरेक्ट टैक्स है। इनडायरेक्ट टैक्स सिर्फ जीएसटी नहीं होता, इनडायरेक्ट टैक्स में कस्टम भी आता है। कस्टम समझते हो? कस्टम ड्यूटीज कौन सी होती हैं? हाँ, जब भी मैं कोई माल इंपोर्ट कराता हूँ उस पे इंपोर्ट ड्यूटी वगैरह लग जाती है, उसके लिए एक कस्टम एक्ट अलग से बना हुआ है। वो भी आप सीए का सिलेबस का पार्ट है, पर वो सीए फाइनल के सिलेबस का पार्ट है। तो हमारे सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे पास दो टैक्स है। दो टैक्स में से क्या है? एक तो हमारा है डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स में कौन कौन से आगे? इनकम टैक्स, हमारे सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से, मींस इंटर के सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से। और इनडायरेक्ट में कौन सा आ गया? जीएसटी। कस्टम हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है। कस्टम भी इनडायरेक्ट क्यों है? मैं कस्टम डायरेक्टली थोड़ी गवर्नमेंट को दे रहा हूं, मैं उनको दे देता हूं, वो जाके
गवर्नमेंट, वो पूरा कस्टम एक्ट एक बहुत बड़ा एक्ट फाइनल का आपका पार्ट है। तो हमारा बच्चे जो टैक्स सब्जेक्ट है वो 100 मार्क्स का टोटल है, जिसमें से 50 मार्क्स इज फॉर इनकम टैक्स एंड 50 मार्क्स इज ऑफ जीएसटी। क्या पैटर्न है अगर पता है, सब सब्जेक्ट का सेम है। 100 में से कितने मार्क्स का ऑब्जेक्टिव आता है? 30 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव एंड 70 मार्क्स का सब्जेक्टिव। तो इसका मतलब इनकम टैक्स में 15 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव एंड 35 मार्क्स का सब्जेक्टिव, सेम फॉर जीएसटी। एक तो ये पैटर्न क्लियर हुआ आपको कि हमारा पेपर पैटर्न क्या रहना चाहिए। अब तक मुझे नहीं पता आपने किस किस कॉलेज से अभी क्या करा है, पर बच्चों बहुत बारी हमारा स्कूल में हो जाता है या इवन कॉलेज में भी ग्रेजुएशन के टाइम हम नहीं पढ़ के गए अच्छी तरह, उधर पेपर में लेंथ लिखा है, क्वेश्चन में बड़ी बड़ी मार्क्स आते। ठीक है, जो बहुत अच्छा पढ़ा उसके तो अच्छे मार्क्स आने ही है, पर जो नहीं भी अच्छी तरह पढ़ा उसके भी पास हो जाता है वो आराम से, बीकॉम वगैरह में, स्कूल वगैरह में। पर सीए बच्चों एक प्रोफेशनल कोर्स है, प्रोफेशनल कोर्स में ऐसा नहीं होता, किसी भी प्रोफेशनल कोर्स में। प्रोफेशनल कोर्स गिने चुनते ही हैं जिनकी हाई रेप्यूटेशन है। डॉक्टर एक प्रोफेशनल कोर्स है, सीए एक प्रोफेशनल कोर्स है, आईएएस एक अलग लेवल का प्रोफेशनल कोर्स है। तो जब आप एक प्रोफेशनल कोर्स में बच्चे आ गए हो तो इसको सीरियसली लेके चलना है। यहाँ ये तो एक्सपेक्ट नहीं, जैसे हम +2 में तो क्या होता है, अगर किसी के 90 भी आ गए आज की डेट में तो वो भी कम मानते हैं, भैया 95 तो राम बात होगी। तो सीए में नहीं होता। सीए में आजकल पुराने जमाने में अगर कभी पेरेंट्स से सुना है ना, यार हमारे तो 60+ भी आ जाए, हम कहते थे फर्स्ट डिवीजन आ गई। सीए में आज भी 60+ आ जाए ना, एग्जामिशन मिल जाती है पेपर में। सीए में आपको पता है ना, तीनों पेपर इकट्ठे, लाइक ग्रुप 1 में आपके 3 सब्जेक्ट्स हैं, अकाउंट्स, लॉ एंड टैक्स। तो तीनों पेपर आपको इकट्ठे ही क्लियर करने हैं एग्रीगेट में, अगर एक भी रह गया तो बाकी भी रह गए। पर क्या होता है, अगर किसी सब्जेक्ट में 60+ आ जाए ना और बाकी 2 में आप फेल भी हो गए, तो ये आपको एग्जामिशन मिल जाती है कि ये वाला पेपर दोबारा नहीं देना। क्यों? क्योंकि सीए में आज भी ये मानते हैं 60 नंबर आना अच्छा, आसानी से नहीं मिलते नंबर। चाहे आपने 100 मार्क्स का अच्छी तरह पेपर दिया है तो भी आप उम्मीद नहीं कर सकते हो मेरे तो आ जाते हैं, ऐसी बात नहीं है कि नहीं आती। ये इट इज नॉट इम्पॉसिबल टारगेट, पर हाँ आसानी से नहीं नंबर मिलते हैं। तो जब सब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है, मीन जब आपको क्वेश्चन का आंसर देना होता है, तो क्या होता है, आपको एक क्वेश्चन आ गया जी, उसका आंसर अच्छी तरह आपको पता है, पर आप बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन नहीं दे के आ पाते हो एग्जामिनेशन हॉल में, या प्रेजेंटेशन तो दे दी लेकिन एग्जामिनर चाहता था कि यार ये इसने जो आंसर लिख दिया, सपोज 2+5+2, आंसर तो आपका ठीक आ गया 9, आप ये आंसर ठीक करके आए, पर एग्जामिनर चाहता था फर्स्ट स्टेप में लिखो ये 2 भी कैसे डिराइव करा, प्रॉपर एक्सप्लेनेशन दो। एग्जामिनर चाहता था सेकेंड पॉइंट लिखो ये 5 कैसे आपने फिगर डिराइव करी, उसकी प्रॉपर एक्सप्लेनेशन दो। आप एक्सप्लेनेशन नहीं दे आए, कहीं ना कुछ कमी रहेगी हर बच्चे के आंसर में। अब सपोज ये क्वेश्चन था 6 नंबर का, एग्जामिनर सेटिस्फाइड नहीं हो पाया, उसने आपको कितने मार्क्स दे दिए? 4। आंसर ठीक है आपका, आप प्रॉपर जस्टिफिकेशन नहीं दे पाए इसलिए, या आपकी हैंडराइटिंग इतनी गंदी थी, आपने लिख दिया उसको समझ ही ना आया, उसने 2-4 नंबर दे दिए। ए टू जेड एनी रीजन हो सकता है, तो सब्जेक्टिव में नंबर कट सकते हैं। पर जो ये ऑब्जेक्टिव है 30 नंबर का आपका, इसमें तो डू और डाई वाली सिचुएशन है। अगर 1 नंबर का क्वेश्चन है, आपने ABCD में से अगर ए आंसर है, ठीक लिखा है तो मार्क्स मिल जाएंगे, नहीं ठीक लिखा तो 0, कोई ना तो कटने के चांसेस है, ठीक लिखा तो फुल, गलत लिखा तो बिल्कुल 0, बीच का कोई रास्ता है। तो ये अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी होगी ना बच्चे, तो ही आप सॉल्व कर पाओगे। अटेम्प्ट तो सारे कर ही दोगे क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है सीधे, मतलब ये नहीं होएगा कि गलत कर दिया तो नेगेटिव मार्क्स मिल जाएंगे, नेगेटिव मार्किंग तो है ही नहीं। तो अटेम्प्ट तो आपको 30 के 30 करके आने हैं। हाँ, अगर आपको कुछ नहीं आता, किस्मत बहुत अच्छी हुई तो तुक्के भी ठीक हो सकते हैं, पर किस्मत के भरोसे तो नहीं जा सकते ना पेपर देने। तो अगर आपके कंसेप्चुअल क्लैरिटी बहुत अच्छी है तो ये 30 मार्क्स कहीं नहीं गए। मतलब खुद सोचो ना, उधर ABCD एक तो फटाफट आंसर दोगे, वो पढ़ा, कोई टाइम भी नहीं लगना, क्योंकि सीए के पेपर्स क्या होते हैं, लेंथी होती है, तो मान के चलो अगर आपको 90 मार्क्स का भी आता होगा, अगर आप स्लो चलोगे हो सकता है आप अटेम्प्ट ही 75 का कर पाओगे, तो स्पीड आपको पेपर में ठीक रखनी पड़ती है। और वो टाइम कहाँ कवर अप आपका कर देगा? MCQ। MCQ आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग से ही करेगा, कि जो आपकी अंडरस्टैंडिंग अगर बहुत अच्छी होएगी तो ये MCQ आपके बहुत मदद करेगा। और ये नहीं होता कि सारे MCQ इजी आ रहे हैं, कौन बनेगा करोड़पति भी देखते हो भैया, स्टार्टिंग लेवल में इजी आते हैं, एंड में मुश्किल आने लग जाते हैं, और कई बार तो इतने सिमिलर आंसर लगेंगे, लगेगा ए भी हो सकता है बी भी। पर अगर कंसेप्चुअल क्लैरिटी बहुत अच्छी है तो कोई डाउट नहीं आ रहा आपको।
तो इसमें भी वही रखते हैं, कुछ क्वेश्चन इजी रखते हैं, कुछ मीडियम लेवल के रखते हैं और कुछ डिफिकल्ट लेवल के रखते हैं। तो कंसेप्चुअल क्लैरिटी तो मैं बारी बारी इसलिए फोकस कर रहा हूँ, क्लास में भी वो लेके चलेंगे, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट भी देखेंगे, इसको प्रैक्टिकली कैसे सोचो, थ्योरेटिकल तो पढ़ना ही पढ़ना है हमने, तो इस सब को पढ़ेंगे। टैक्सेस को आपको पता है इन शॉर्ट मजाक वाले टर्म में हफ्ता भी बोल देते हैं। हाँ, तो हफ्ता ले रहे आगे सरकार, पर वो लीगलाइज हफ्ता है। लीगलाइज क्यों? हफ्ता तो एक डाकू भी कलेक्ट करता है, गुंडा भी कलेक्ट करता है, पर सरकार भी वो कलेक्ट करती है। पर जो डाकू कलेक्ट कर रहा है वो इलीगल है, उसके पास, क्योंकि उसके पावर थोड़ी है, उसको अगर पुलिस पकड़ ले जेल के अंदर भी डाल सकती है। पर जो सरकार कलेक्ट कर रही है वो लीगलाइज हफ्ता क्यों बोला मैंने? वैसे ये तो हमारी टर्मिनोलॉजी है, कहीं लिखा नहीं है कि ये लीगलाइज हफ्ता है, टैक्स को टैक्स ही बोलते हैं। पर अगर उसको लीगलाइज क्यों बोलना? सरकार वो एक लॉ के तहत ले रही है, लॉ में लिखा है तो ही सरकार टैक्स ले पा रही है। अगर लॉ में किसी चीज पर नहीं लिखा कि टैक्स नहीं लेना, तो सरकार टैक्स नहीं ले। कल को सपोज कोई चीज लिखी है भैया इस चीज पर टैक्स नहीं लगेगा, कहां लिखी है? लॉ में, तो सरकार उस पर टैक्स नहीं ले सकती, क्योंकि लॉ में ही नहीं लिखी। फॉर एग्जाम्पल कोई भी, अच्छा आपको क्या लगता है, पढ़ा तो है नहीं, कौन सी ऐसी इनकम होगी जिस पर सरकार टैक्स नहीं लेना चाहिए? नहीं लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, वैसे तो सरकार बहाने ढूंढती है, पर कौन सी ऐसी? एग्रीकल्चर। हाँ जी, एग्रीकल्चर। वेरी गुड, एग्रीकल्चर इनकम। एग्रीकल्चर हमारी कंट्री की बैकबोन है अभी भी, लेकिन क्या होते हैं एग्रीकल्चर नेचुरल कैलेमिटीज के बहुत प्रोन होते हैं। क्यों यार? बारिश आ गई सारी फसल खराब होगी, कीड़ा लग गया सारी फसल खराब होगी, फार्मर सुसाइड इतनी हम सुनने को मिलती है। क्यों? क्योंकि उनकी इनकम हो नहीं पाती, लोन्स लिए होते हैं, रीपे नहीं कर पाते। पर फार्मिंग अगर प्रॉपर नहीं होगी, लोग खाएंगे क्या? चीजें बहुत महंगी हो जाएंगी अगर खाने की कमी होगी। तो उसको बूस्ट करने के लिए सरकार ने लिखा हुआ है एग्रीकल्चर इनकम इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम इनकम टैक्स, लॉ में लिख दिया, तो अब उस पर वो टैक्स ही नहीं ले सकती सरकार। तो किसी भी चीज के लिए अगर लेना है हमें टैक्स, सरकार को देखना है क्या वो लॉ में लिखी है कि नहीं लिखी। हम बारी बारी ये नहीं कहते थे यार कॉन्स्टिट्यूशन में अगर कोई चीज नहीं लिखी हम नहीं कर सकते, या अगर कॉन्स्टिट्यूशन में कोई अधिकार लिखा है हमारा तो हमें वो लेना लेना है। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कहता है बच्चे, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कहता है नो टैक्स शैल बी लेविड। लेविड मींस टैक्स लगाया जाना, जब टैक्स लग जाएगा उसके बाद वो कलेक्ट। तो कहते हैं नो टैक्स शैल बी लेविड और कलेक्टेड एक्सेप्ट बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ। ये कौन बोलता है? हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो कॉन्स्टिट्यूशन का ये एक आर्टिकल है, आर्टिकल 246, उसने क्या कर दी, पावर दे दी पार्लियामेंट को भी और स्टेट लेजिस्लेचर को भी कि आप लॉस बना सकते हो। लॉस किसके रिगार्डिंग? 7th शेड्यूल के रिगार्डिंग। ये पावर किसने दी? कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल नंबर 246, उसमें आर्टिकल्स लिखे होते हैं, एक पिक्चर भी आई थी अगर आपने देखा, आर्टिकल 15 आई थी आयुष्मान खुराना की, वो आर्टिकल 15 कॉन्स्टिट्यूशन का होता है। तो वैसी एक आर्टिकल 246 है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसने पावर दे दी। किसको पावर दे दी? पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर को कि आप लॉस बनाओ। किसके लॉस बनाओ? जो 7th शेड्यूल में मैटर्स लिखे हुए हैं। 7th शेड्यूल में बच्चे 3 लिस्ट है। 7th schedule contains 3 lists which enumerate the matters for the purpose of levy of tax। 3 लिस्ट है जिनमें लिखा है टैक्स किस किस पे लग सकता है 7th शेड्यूल में। लिस्ट 1 यूनियन लिस्ट, लिस्ट 2 स्टेट लिस्ट एंड लिस्ट 3 कंकरेंट लिस्ट। अच्छा मुझे ये बताओ आप क्या समझते हो पार्लियामेंट से? क्या समझते हो? मतलब यहाँ लिखा है ना कि एम्पावर्स द पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर। पार्लियामेंट से आप लोग क्या मतलब समझते हो और स्टेट लेजिस्लेचर से क्या मतलब समझते हो? पार्लियामेंट तो होगा जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर मेजरली होल्ड करता है। हाँ वेरी गुड, पार्लियामेंट में जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर रूल कर रहा है। एमपीस रहते हैं और मेजॉरिटी ऑफ एमपी से डिसीजंस और जो ड्राफ्ट होता है, हाँ लॉ का एक ड्राफ्ट बनता है, उस ड्राफ्ट को उसमें रीड आउट किया जाता है सेशन में, और वो पास होने के बाद दो हाउसेस होते हैं उसमें, लोकसभा और एक दूसरा राज्यसभा, दोनों से पास होता है, उसके बाद फिर प्रेसिडेंट सिग्नेचर्स का आता है, तो लोग, आपने यही बोला पार्लियामेंट में एमपी सिलेक्ट होके जाते हैं और उसके बाद जो भी उनके थ्रू मिनिस्टर भी बन जाती है अगर उनकी पावर में कोई गवर्नमेंट आती है। स्टेट लेजिस्लेचर का मतलब अपनी स्टेट के जो इलेक्शन होते हैं, स्टेट लेजिस्लेचर। अगर जैसे अब कौन सी इलेक्शन होने आपको पता है? अब कौन सी इलेक्शन होने हैं जो 2-3 महीने बाद अभी डेट्स अनाउंस होंगी? सेंटर के होने हैं।
प्राइम मिनिस्टर के लिए इलेक्शन होने, तो प्राइम मिनिस्टर के लिए जब भी जो अब इलेक्शन होंगे ना, हम जिसको भी वोट डालते हैं वो एमपी के लिए खड़ा होता है, यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। उनमें से जो मेजोरिटी में इलेक्ट होंगे उसकी सरकार बन जाएगी। फिर जो मिनिस्टर बनेंगे, सपोज फाइनेंस मिनिस्टर चुना जाता है, होम मिनिस्टर चुना जाता है, उनको हम क्या बोलते हैं? यूनियन होम मिनिस्टर, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर। यूनियन मींस कंट्री के सेंटर के। फर्क इतना सा समझ आया? और जब स्टेट के इलेक्शन होते हैं, सपोज अभी पीछे पंजाब के इलेक्शन हुए थे, उसमें जो इलेक्ट होगी गवर्नमेंट कौन बनेगा? उसका चीफ मिनिस्टर। तो उसमें जो बंदा इलेक्ट होता है वो कौन क्या बनता है? एमपी की एमएलए? एमएलए बनता है, मींस मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव। तो इधर लिखा है स्टेट लेजिस्लेचर। उनके भी मिनिस्टर होते हैं। क्या पंजाब का फाइनेंस मिनिस्टर नहीं है, है? वो क्या पंजाब का होम मिनिस्टर नहीं है, है? वो क्या कहलाते हैं? स्टेट के फाइनेंस मिनिस्टर, स्टेट के होम मिनिस्टर। और जब सेंटर के पार्लियामेंट के होते हैं वो क्या कहते हैं? यूनियन के। अब मुझे ये बताओ, आपके हिसाब से इनकम टैक्स एक्ट क्या हमारी कंट्री में, पढ़ाया तो है नहीं मैंने, पर मन में सोचो हमारी, अगर इन जनरल आपने कभी भी सुना है, क्योंकि पता क्या है, मेरा क्लास में पढ़ाने का तरीका यही है। मैं आपको कहता हूँ जो आपके मन में आ रहा है, पढ़ा तो हमने है नहीं, पढ़ने के लिए बैठे, पहले वो बताओ, फिर उसको देखो। हाँ जी यार, ये लॉ में लॉजिकली ही लिखा होगा कुछ, ठीक है, मेरी भी सोच यही कह रही थी। अगर नहीं कह रही लॉ में ये लिखा है, उसके पीछे का रीजन क्या है? ये रीजन है, इसलिए लॉ मिनिस्टर ने लिखा। हो सकता है कई जगह आपकी सोच ना गई हो। तो अब आपको क्या लग रहा है, इनकम टैक्स एक्ट हमारी कंट्री में, इंडिया में, हर स्टेट का अलग अलग वो है कि पूरे कंट्री पे एक ही लग रहा है? डिपेंड हो सकता है, सेंट्रल हो सकता है। अच्छा नहीं, ये आपने बोला डिपेंड करता है, अलग अलग भी हो सकता है, नहीं, ये रूल है पूरी इंडिया में एक ही इनकम टैक्स लगता है। मतलब अगर आपकी कोई जॉब लगी है पंजाब में, पंजाब में आप कमा रहे हो 15 लाख रुपए, और एक जॉब लगी है केरला में, केरला वाला बंदा भी 15 लाख ही कमा रहा है, दोनों का इनकम टैक्स सेम ही बनेगा। अगर किसी बंदे की सेम इनकम है, उसके सेम ही खर्चे हैं, सेम डिडक्शंस ले रहा है, तो उसका एक ही टैक्स बनेगा, चाहे वो इंडिया के किसी भी कोने में काम करे। तो इनकम टैक्स एक्ट अप्लाइज टू होल ऑफ इंडिया, ये याद रखना। पर हर कंट्री में नहीं ऐसा होता। अगर आप कनाडा में ही बात कर लो, कनाडा में हर स्टेट का अलग अलग टैक्स होता है, उधर सेंट्रल टैक्स बोल देते हैं उसको। सेंटर बोलते हैं वहां पे, हाँ, वो अलग पोर्शन जाता है, मतलब उधर का हर, क्योंकि हर कंट्री को अपने रूल के अकॉर्डिंग चलना है। इंडिया में आप किसी भी स्टेट में कमा रहे हो, अगर मिस्टर ए है और मिस्टर बी है, दोनों की सेम कमाई है, चाहे फिर वो किसी भी स्टेट में हो, दोनों के ऊपर सेम टैक्स। तो इनकम टैक्स एक्ट अप्लाइज टू होल ऑफ इंडिया। तो इसलिए अब आपको क्या लगता है, ये मैंने आपको 3 लिस्ट बता दी। 3 लिस्ट किसमें दी हुई है? आर्टिकल 246 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, 7th शेड्यूल में 3 लिस्ट दी हुई है। लिस्ट 1 है यूनियन लिस्ट, लिस्ट 2 है स्टेट लिस्ट। मतलब इधर ये यूनियन टैक्स लगा सकती है, यूनियन मीन सेंटर, ये मीन्स स्टेट किन किन चीजों पे टैक्स लगा सकती है। और कंकरेंट लिस्ट मीन्स पार्लियामेंट भी, यानी कि सेंटर भी और स्टेट दोनों मिलकर एक चीज पे टैक्स लगा सकते हैं। तो आपको क्या लग रहा है, इनकम टैक्स किस लिस्ट में दिया होगा? मैंने आपको 3 लिस्ट बता दी, किसमें? ऑनलाइन वाले बच्चों प्लीज आपका भी आंसर माइक अनम्यूट करके बोलना करो, बच्चे इंटरेक्शन बनाओ। बच्चों, रिधिमा, अभिषेक, यस सर। अभिषेक आपने लिखा था वो वाली, उसके लिए यूट्यूब के लिए लिखा था ना कि अदर सोर्सेज इफ नॉट फुल टाइम। बिल्कुल, अगर फुल टाइम नहीं है तो अदर सोर्सेज में जाएगा, ये हम, आप चिंता ना करो, क्योंकि मैंने इसको भी बहुत डिटेल में क्यों नहीं लेके गया। 5 हेड्स अपने आप में बहुत बड़े टॉपिक है, उन पे हमने बहुत चर्चा करनी है। मैं अगर अभी उस चर्चा पे चले जाता तो मेरी क्लास का टाइम बहुत उसी टॉपिक में निकल जाता ना। आज मेरा मोटिव है आपको सिर्फ ब्रीफ इंट्रोडक्शन देना, कोई टॉपिक टॉपिक के बारे में डिटेल में नहीं जाना। आप ठीक कह रहे हो, अगर हम बहुत छुटपुट सी, अब किसी ने यार, न्यू बंदे ने यूट्यूब चैनल कर लिया, वैसे वो क्या कर रहा है, जॉब कर रहा है, जॉब से उसकी बहुत अच्छी कमाई आ रही है, 2 लाख रुपया महीना कमा रहा है, यूट्यूब का नया नया शौकिया चैनल शुरू कर लिया, पूरे साल में यूट्यूब से उसने सिर्फ 10,000 ही कमाए, तो वो 10,000 उसकी बिजनेस में नहीं जाएगा, अदर सोर्सेज में चले जाएगा। पर धीरे धीरे यार पता लगने लग गया, चाहे जॉब भी कर रहा है साथ में, जरूरी नहीं है कि जॉब के साथ बिजनेस नहीं कर सकते, कर सकते, जॉब भी कर रहा है, पर यार धीरे 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 हर रोज ही वो यूट्यूब पे वीडियो डालने लग गया, उधर से उसको हर रोज की अर्निंग आने लगी, चाहे हर रोज की 100-100 रुपया क्यों ना आ रही हो। अगर हर रोज की 100 रुपये आई तो महीने की कितनी आई होगी? 3,000 ही सिर्फ आई है, साल की कितनी आई? 36,000। पर चाहे 36,000 अमाउंट में कुछ ज्यादा नहीं है,
पर रोज 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 दिख रहा है ना, तो मतलब कि वो बिजनेस कर, तो वो वाली इनकम फिर उसकी रोज में चले जाए। अदर सोर्सेज में हम पढ़ेंगे, इसलिए नहीं मैं अभी बता रहा, आप कंफ्यूज ना हो जाओ मेरी एक स्टेटमेंट को सुन के कि यार ये क्या जा रही है। अदर सोर्सेज में हम पढ़ेंगे कौन कौन सी इनकम आती है, बिजनेस में भी पढ़ेंगे कौन कौन सी इनकम आती है। मैं अभी इसीलिए ज्यादा चर्चा नहीं कर रहा, मैं एक लाइन बोल दूं, आप उसको सुन के कहो यार ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, तो कोई गलत डिसीजन उसके बेसिस पे ना ले। अब आपने खुद बोला, मैं बोल रहा हूँ इनकम टैक्स। बच्चों मेन टॉपिक पे आ जाओ। इनकम टैक्स किस लिस्ट में आना चाहिए? यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट की कंकरेंट लिस्ट? यूनियन, क्योंकि इनकम टैक्स होल इंडिया पे अप्लाई होता है। पूरे इंडिया के लिए कौन रूल्स बनाएगा? सेंटर। तो यहाँ पे यूनियन लिस्ट में भी एंट्री होती है कॉन्स्टिट्यूशन सर में। आर्टिकल, आर्टिकल के अंदर आगे मेरा 7th शेड्यूल, 7th शेड्यूल में आगे मेरे तीन लिस्ट, तीन लिस्ट। लिस्ट वन इज यूनियन लिस्ट, उस लिस्ट में एक एंट्री 82 है। एंट्री 82 ऑफ यूनियन लिस्ट has given the power to parliament to make laws on taxes, income other than agriculture income। एग्रीकल्चर इनकम पे देखो वैसे तो लिखा हुआ है वो एग्जेम्प्ट है, पर ना कुछ स्टेट, एग्रीकल्चर एक स्टेट स्पेसिफिक मुद्दा है, क्योंकि हर स्टेट को अपनी देखना होता है मेरे अंदर एग्रीकल्चर क्या ले रही है, मैं क्या फैसिलिटीज उसको दे सकता हूँ। अगर आपने कभी भी सुना हो इन जनरल किसानों के कहते हैं जी लोन माफ कर दिए, वो जनरली स्टेट माफ कर रही है, क्योंकि एग्रीकल्चर वैसे एक स्टेट स्पेसिफिक टॉपिक है। पर हाँ इनकम टैक्स में लिखा हुआ है कि एग्जेम्पशन मिल जाए उससे। पर हाँ कुछ एग्रीकल्चर रिलेटेड पर्टिकुलरली सब्सिडी देनी है, वो जनरली स्टेट देती है अपने के साथ। तो अब ये मेरा इन शॉर्ट मुद्दा क्यों था भैया पढ़ाने का, अभी आपको बोला था, हम बात कर रहे थे टैक्स क्या हफ्ता, पर वो लीगलाइज हफ्ता है। और लीगलाइज हफ्ता क्यों हो गया? लॉ में लिखा है। लॉ में कहां से पावर दी? इन शॉर्ट मुद्दा ये था पढ़ाने का, एंट्री 82 ऑफ यूनियन लिस्ट ने पावर दी है पार्लियामेंट को टू मेक लॉस ऑन टैक्सेस ऑफ इनकम, इसीलिए वो लीगलाइज हफ्ता है। ये पढ़ा, एंट्री 82 ने बोला भैया पार्लियामेंट तो टैक्स लगा सकता है इनकम पे, मैंने तुझे पावर दी। तो फिर क्या बना होएगा हमारा? इनकम टैक्स एक्ट। इनकम टैक्स एक्ट बना जिसने कहा भैया हाँ जी आप टैक्स लगा सकते। इनकम टैक्स को पढ़ने का देखो, ये जो चार्ट देख रहे हो ना, पूरा इनकम टैक्स जो हमने पढ़ना है वो इसमें सब आ गया। एक एक चीज को, रेजिडेंशियल स्टेटस को डिटेल में पढ़ना है, डिफरेंट हेड्स की इनकम को डिटेल में पढ़ना है, क्लबिंग, जिसको एक एक टॉपिक को ही बहुत बहुत लेक्चर्स लगने वाले हैं हमारे। ये जो 5 हेड्स आ रहे हैं ना अंडर डिफरेंट हेड्स, इसमें 5 हेड आते हैं, ठीक है, इसमें से एक एक हेड को इतना इतना टाइम लगने वाला है। पर अभी आप 5 मिनट मेरी बात ध्यान से सुन लेना, और ये ना सुनना सर ये डाउट आ रहा है, ये क्या बोल रहे हो, ये क्या बोल रहे हो, इसको और एक्सप्लेन करो। सबको डिटेल में ही एक्सप्लेन करना है। पूरा हमारा इनकम टैक्स टॉपिक ही इसी में चलना है। पर अभी आपको मुद्दा पर दिखा रहा हूँ कि हम पढ़ते कैसे एक एक्ट। इनकम टैक्स हमें देखना है कैसे कैलकुलेट करना है। इनकम टैक्स लगेगा टोटल इनकम पे। तो टोटल इनकम के लिए ना बच्चे, अगर मैं बताऊं, टोटल इनकम सरकार ने जो हमारी बांट दी है, सरकार ने ना मेरी टोटल इनकम 5 हेड्स में बांट दी है, जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ। 5 हेड्स है। पहला हेड सैलरी, दूसरा हेड हाउस प्रॉपर्टी, तीसरा बिजनेस एंड प्रोफेशन, फोर्थ कैपिटल गेन, और जब कुछ भी नहीं आ रहा वो इसमें आ जाएगा अदर सोर्सेज। इन सब में की जो जो इनकम आ रही है वो मिला के मेरी बन जाती है टोटल इनकम। टोटल इनकम के ऊपर बाद में मैं क्या लगा देता हूं? जो भी उसका टैक्स है, और वो सरकार को पे कर दे। आपके मन में क्वेश्चन आ सकता है सर 5 हेड्स में अलग अलग बाइफरकेट क्यों करूं? मैं अपनी पूरा साल खत्म हो रहा है, साल खत्म हुआ, साल खत्म के एंड में देखता हूँ मैंने टोटल पैसे कितने कमाए, चाहे मैंने जिस मर्जी सोर्स से कमाए, जॉब से कमाए, बिजनेस से कमाए, मैंने तो टोटल करूँ साल के एंड में सरकार को बताऊं हाँ जी ये लो जी मैंने 10 लाख रुपया कमाया, इसके ऊपर मेरा जो टैक्स बनता है मेरे से ले लो सरकार। क्यों? क्यों? रीजन क्या है इसको अलग अलग बाइफरकेट करने का? आपके मन में कोई विचार आ रहे हो? नहीं ना दिखा, ब्लैक मनी तो फिर वो तो इसमें भी छुपा सकते हैं, अगर अलग अलग बाइफरकेट करके भी छुपा सकते हैं। सरकार का आपने ये लॉजिक दिया ना, आप कह रहे हो कि ताकि बहुत से लोग अपनी इनकम छुपा देते हैं, मैं कह रहा हूँ छुपा तो इसमें भी सकते हैं। ये भी कह सकते हैं मेरी बिजनेस से इनकम उनको हुई है 12 लाख की, उन्होंने दिखाई है सिर्फ 7 लाख की, वो तो इसमें भी कह सकते हैं। कि सरकार का मुद्दा क्या रहा होगा कि मैं 5 हेड्स में इनकम को क्यों डिवाइड करूं? अच्छी अंडरस्टैंडिंग, आपने एक रीजन दिया, ठीक है। बच्चों, ऑनलाइन बच्चों, आपका कोई रीजन? सर ये पांचों डायरेक्ट टैक्स है।
हाँ बच्चे, ये क्या है डायरेक्ट, एक मिनट पहले एक, अच्छा चलो डिफरेंस पे आते हैं फिर इस पे आते हैं। डायरेक्ट टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स में, ये मैंने आपके लिए वैसे अंडरस्टैंडिंग के लिए हैंड रिटन नोट बनाया। डायरेक्ट टैक्स का मतलब क्या है? इम्पोजिशन, इट इज लेविड ऑन दी इनकम और प्रॉफिट ऑफ अ टैक्स पेयर। प्रॉफिट वर्ड मैं जनरली कब यूज कर देता हूँ? बिजनेस कर रहा हूं तो प्रॉफिट कर देता, क्योंकि बिजनेस मीन्स मैंने Yes. सेल करी 100 रुपए की, 90 रुपए की मेरे एक्सपेंसेस और परचेज से 10 रुपए का मेरा प्रॉफिट हो गया, तो प्रॉफिट पे ही टैक्स दूंगा ना ताकि। और इनकम मीन्स जनरली मैं जॉब कर रहा हूँ, मैंने कहा यार मेरी 5 लाख की सैलरी तो मेरी इनकम। तो डायरेक्ट टैक्स मीन्स मेरी कोई भी इनकम, जो भी मेरी इनकम हो रही है उस पर मुझे सरकार को खुद टैक्स देना है डायरेक्टली टू दी गवर्नमेंट, तो दैट इज डायरेक्ट टैक्स। तो इसीलिए लिखा है इट इज लेविड ऑन इनकम और प्रॉफिट ऑफ अ टैक्स पेयर। लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स में इट इज लेविड ऑन गुड्स एंड सर्विसेज रेदर देन ऑन इनकम और प्रॉफिट। चाहे मैं कुछ भी खरीदने जा रहा हूँ, बिस्किट खरीदने जा रहा हूँ, अपना मोबाइल खरीदने जा रहा हूँ, शर्ट खरीदने जा रहा हूँ, कुछ भी गुड्स और सर्विसेज पे ये लगता है मेरा इनडायरेक्ट टैक्स। कोर्स ऑफ पेमेंट, टैक्स पेयर पे इट डायरेक्टली टू दी गवर्नमेंट, टैक्स पेयर पे इट टू दी गवर्नमेंट थ्रू एन इंटरमीडियरी। इंटरमीडियरी मीन जिससे भी मैं गुड्स खरीद रहा हूँ, सर्विसेज ले रहा हूँ। बाल कटाने गया सर्विसेज ले रहा हूँ, वो किससे ले रहा हूँ? बार्बर से ले रहा हूँ। मोबाइल खरीदने गया तो शॉपकीपर से खरीद रहा हूँ। पेइंग एंटिटी, इसमें कौन है? इंडिविजुअल, चाहे वो जॉब कर रहा है खुद पे कर रहा है, या बिजनेसमैन, चाहे वो बिजनेसमैन इंडिविजुअल भी हो सकता है, बिजनेसमैन एक कंपनी भी हो सकती है, बिजनेसमैन एक पार्टनरशिप फर्म भी हो सकती है। और इसमें भी कहते हैं पे तो कौन कर रहा है भैया? पे तो एंड कंज्यूमर ही कर रहा है। मोबाइल खरीदने गया तो जिसने मोबाइल खरीदा, टैक्स तो उसी ने पे करा, बस फर्क इतना है उसने सरकार को डायरेक्टली नहीं पे करा, उसने शॉपकीपर को, और शॉपकीपर ने उसके बिहाफ पे गवर्नमेंट को करा। शॉपकीपर ने अपनी जेब से तो नहीं पे करा ना। तो इसमें भी पेइंग एंटिटी तो एंड कंज्यूमर ही है। रेट ऑफ टैक्स, कहते हैं अभी हम पढ़ेंगे आने वाले टाइम में कि इनकम टैक्स में जो रेट ऑफ टैक्स है वो किस पे डिपेंड करता है? इनकम या प्रॉफिट पे। हम पढ़ेंगे, सरकार कहती है जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ रही है वैसे वैसे आपका टैक्स रेट बढ़ता रहेगा। सरकार ये कहती है, सरकार कहती है जो गरीब बंदे हैं मैं उनको कुछ छूट दे देती हूँ। भैया 3 लाख तक तेरे से टैक्स ही नहीं लूंगी, अगर तेरी कमाई 3 लाख यानी कि 25,000 रुपया महीना अगर किसी की टोटल है, उससे तो मैं टैक्स ही नहीं लेती। पर जिसकी इनकम जैसे जैसे बढ़ती रहती है तो उससे ज्यादा टैक्स लूंगी। किसी की इनकम 1 करोड़ से भी ऊपर होगी, कहते हैं उसके ऊपर और एडिशनल टैक्स बर्डन डाल दूंगी। तो इसमें इसीलिए बोला गया है जो इनकम टैक्स है ना वो प्रोग्रेसिव इन नेचर है। प्रोग्रेसिव से आप मतलब क्या समझते हो? नहीं वैसे बिल्कुल बढ़ता रहता है, मतलब यही है। पर प्रोग्रेसिव को अगर आप तोड़ दो, प्रोग्रेसिव मतलब कि प्रोग्रेस, प्रोग्रेस मीन्स तरक्की। तो सरकार कहती है भैया जैसे जैसे तेरी तरक्की हो रही है बंदे, अच्छी बात है ना तरक्की हो रही है, तो तरक्की मीन्स अगर तेरी तरक्की हो रही है तो तेरी एक समाज के प्रति भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कुछ कर दिखाने की। तो समाज के प्रति पूरे मैं कहाँ से खर्चा कर रही हूँ? सरकार कहती है तुम्हारे भरोसे से टैक्सेस आते हैं तो ही, यार टैक्सेस से ही तो इकोनॉमी चल रही है। आप टैक्सेस से देखो, बताओ डैम बन रहे हैं, कैसे बन रहे हैं डैम? आपके टैक्सेस के पैसे से। गवर्नमेंट के पास जो भी पैसा आ रहा है क्या वो खुद कमा रही है? नहीं, आप टैक्सेस दे रहे हो तो ही आ रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर से आप ले लो भाई, एजुकेशन में आ जाओ, गवर्नमेंट स्कूल्स खुलते हैं, गवर्नमेंट कॉलेजेस खुलते हैं, वो कहाँ से फंडिंग आ पा रही है? इतनी सब्सिडाइज रेट पे आपको एजुकेशन मिलती है टैक्सेस के थ्रू। चाहे वो डायरेक्ट टैक्स है मतलब कि इनकम टैक्स है, चाहे जीएसटी है वो अलग मुद्दा है, पर टैक्स तो टैक्स है ना। हॉस्पिटल्स खुलते हैं आपके लिए, मेडिकल फैसिलिटीज खुलती हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल खुलते हैं, इतनी सब्सिडाइज रेट में आपका इलाज हो जाता है। प्राइवेट में इतना महंगा महंगा होता है, तो गवर्नमेंट क्या डॉक्टर्स को सैलरी नहीं दे रही? नहीं दे रही है, अच्छी सैलरीज देती है, दे पा रही है आपके टैक्सेस की वजह से। तो इसीलिए कहते हैं ये ना सोचो भैया मैं क्यों टैक्सेस दूं, मैं क्यों, आपके छोटे छोटे क्या एक बंदे के टैक्सेस से कंट्री चल सकती है? नहीं, छोटे छोटे कॉन्ट्रीब्यूशन से ही टैक्स चलती है भैया। गवर्नमेंट क्या करती है भैया? आपकी देश की रक्षा के लिए आर्मी के बंदों को रखती है, उनको सैलरी देती है, कहाँ से देती है? आपके टैक्सेस से। रोड बन रही है, कहाँ से बन रही है? आपके टैक्सेस से। तो जो भी ये छुटपुट गवर्नमेंट के इतने खर्चे होते हैं जो अनगिनत, तो कहाँ से पूरे हो रहे हैं? टैक्सेस। तो कहते हैं इनकम टैक्स में सरकार ने ये बोला इट इज, अगर यहां बताओ नेचर ऑफ टैक्स प्रोग्रेसिव टैक्स, इट्स रेट इंक्रीजेस विद टैक्स पेयर इनकम। जैसे जैसे टैक्स पेयर की इनकम बढ़ती है तो ही इसका रेट बढ़ जाता है। पर जो रेट ऑफ टैक्स है जीएसटी के लिए लिखा है सेम फॉर ऑल टैक्स पेयर्स।
ये क्यों लिखा? अरे भैया, एक बहुत ही लो वेज अर्नर है, डेली वेज अर्नर है, लेबर है, वो दिन का दिहाड़ी का अपना 500 रुपया कमाता है। और एक बहुत बड़ा बंदा है जो जॉब कर रहा है, 500 कमा रहा है, यानी कि महीने का कितना कमा रहा है? 15,000। वो भी अगर उसको सारा दिन एम्प्लॉयमेंट मिल जाए। और एक जॉब वाला है जो कमा रहा है महीने का 1 लाख रुपया। दोनों एक बिस्किट खरीदते हैं दुकान पे जाके, पार्ले जी, 10 रुपए का पैकेट है। अब उसमें से 10 रुपए में से मान लो 9 रुपए तो है पार्ले जी की कॉस्ट, और 1 रुपया है जीएसटी। दोनों ने दुकानदार को 10 रुपए दिए। 10 रुपए का पैकेट है, कोई भी खरीदने जाए दुकानदार को क्या मतलब भैया आपकी अर्निंग कितनी है? दोनों ने 10 रुपए दिए, तो यानी कि दोनों ने जीएसटी कितना दिया? 1 रुपया। तो कहते हैं ये सेम है हर टैक्स पेयर के लिए, चाहे वो बहुत अमीर है, चाहे मिडिल क्लास है, चाहे गरीब, जीएसटी तो सबके लिए ही सेम। तो इसीलिए ये कहते हैं रिग्रेसिव टैक्स। वो था प्रोग्रेसिव, ये है रिग्रेसिव। कहते हैं इट्स रेट डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन इनकम। क्यों? रेट कैसे? अगर इसकी इनकम से प्रोपोर्शनेट करो आप, यार इसने 15,000 में से 1 रुपया दिया, तो यानी कि अगर इसका रेट देखो क्या आएगा, 1/15,000 इंटू 100, अगर परसेंटेज में देखना चाहो। और अगर इस बंदे के लिए देखो, लाख रुपए वाले बंदे के लिए, इसने भी 1 रुपया टैक्स दिया, पर इसकी इनकम कितनी थी? 1 लाख। तो परसेंटेज कम हो जाएगी ना। तो रेट रेट क्या हो जाएगा? डिक्रीज। इट्स रेट डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन इनकम। ये क्या है? रिग्रेसिव टैक्स। और क्या डायरेक्ट टैक्स मैं ट्रांसफर कर सकता हूँ? मैं किसी और को कह सकता हूँ भैया गवर्नमेंट को दे दे मेरे बिहार में? नहीं। गवर्नमेंट कहती तेरी इनकम तो मुझे टैक्स दे। पर इनडायरेक्ट टैक्स क्या मैं ट्रांसफर कर देता हूँ? हाँ जी, शॉपकीपर के ऊपर ट्रांसफर नहीं करा, उसको बोला गवर्नमेंट को दे। तो जो डायरेक्ट टैक्स है दैट कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड, इनडायरेक्ट टैक्स इज ट्रांसफरेबल। समझ आई? ये मोटे मोटे से आपके हैं, ये जो पीडीएफ है ये आपके साथ शेयर भी कर दिया करूंगा आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। हमने जो भी अपनी क्लास में पढ़ना है वो हम कहाँ से पढ़ेंगे? हमारा जो कर्मदाता है आईसीआई, उनने इतने अच्छे स्टडी मटेरियल आपके लिए निकाले हुए हैं विद प्रॉपर चार्ट्स, एक्सप्लेनेशन, और लीगल वर्डिंग को भी पढ़ के हम क्लास में चलेंगे, एनालिसिस भी उसका करेंगे, ताकि आप जब एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी लिख सको ना। अगर आप इंस्टीट्यूट की वर्डिंग देखो, रट्टा तो कोई नहीं मार सकता, कॉपी पेस्ट। मैं भी जो बोल रहा हूँ, कल हो सकता है मैं आपको यही चीज बोल दूं पर मेरी वर्डिंग में फर्क आ जाए। हाँ। मतलब सेम रहेगा, वर्डिंग में फर्क आ जाए। पर हाँ, वर्डिंग में इतना भी तो नहीं फर्क आ जाएगा जमीन आसमान का, हाँ थोड़ा बहुत तो फर्क आएगा। तो क्या होता है जब आप इंस्टीट्यूट की लैंग्वेज लिखते हो ना, इंस्टीट्यूट मींस आपका इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, आईसीआई ने जो आपका मॉड्यूल बनाया, तो उसकी लैंग्वेज लिखते हो एग्जामिनर बहुत आपसे इंप्रेस होता है, तो आपकी मार्किंग बहुत अच्छी होती है। मैं नहीं कह रहा रट्टा मारो, पर हम वो बेटर लैंग्वेज कैसे लिख पाएंगे? जब हम अपने इंस्टीट्यूट का ही मॉड्यूल पढ़ेंगे। जब हम जो चीज पढ़ रहे हैं हमारे दिमाग में वही फिट होगी, पेपर में हम उसी को ही रेसिप्रोकेट करके आए, उसी को ही लिख के आएंगे। तो हम इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल से ही पढ़ेंगे ताकि हमारी अंडरस्टैंडिंग भी बेटर हो। मुझे ये बता दो इन जनरल आपका गोल, वैसे चलो हर किसी का गोल अलग अलग हो सकता है, आपका गोल क्या है? सिर्फ पेपर पास करना है कि एक अच्छा प्रोफेशनल बनना है? अच्छा प्रोफेशनल। प्रोफेशनल। देखो बच्चे, डॉक्टर्स भी बहुत है, अपना भी कोई डॉक्टर्स काम करती है, जॉब में भी सक्सेसफुल कौन होता है? जो उसमें एक्सपर्ट बन पाता है, जिसके पास नॉलेज होती है। अब हर किसी की नॉलेज तो नहीं सेम होती है, तो नहीं कह सकते अगर कोई डॉक्टर बन गया हर डॉक्टर की सेम नॉलेज है। ऐसी हर चीज की सेम नॉलेज नहीं होगी। आपकी अगर नॉलेज अच्छी होगी तो आपकी मार्केट में वैल्यू बहुत बढ़ेगी। चाहे आप जॉब कर रहे हो चाहे प्रैक्टिस कर रहे हो, अपनी प्रैक्टिस भी कर सकते हो। सीए का एडवांटेज क्या है? सिर्फ जॉब नहीं ऑप्शन रहती, आप अपना खुद का काम भी कर सकते हो, जॉब करनी है जॉब भी कर सकते हो, आपके पास खुले ऑप्शन है, बहुत वाइड वेराइटी ऑफ ऑप्शन है, यू कैन चूज एनी वन ऑफ। तो इसमें क्या है, अगर मैं आपको लॉ की लैंग्वेज भी धीरे धीरे पढ़ना सिखाऊंगा, क्या टैक्स हमेशा सेम रहता है? टैक्स तो रोज बदलता रहता है, कुछ ना कुछ नोटिफिकेशन आ जाती है, आज ये बदल गया, अब क्या आएगा? अगर कुछ पता है किसी को, आइडिया है 1 फरवरी को क्या आएगा? हाँ, बजट। बजट। बजट आना है, बजट ने इस साल के टैक्सेस में जो जो चेंजेस होने हैं वो बता दिए। अब आप इमेजिन करो, आपने सबका टेस्ट नवंबर 24 है, मान लो नवंबर 24 दिया, क्लियर हो गया, आपकी ट्रेनिंग शुरू होगी। ट्रेनिंग में एक तरीके से आप लोगों को एडवाइस भी दे रहे होंगे। तो क्या ट्रेनिंग में आप किसी से कोचिंग ले रहे हो? नहीं। ट्रेनिंग करी 2 साल की, चलो ट्रेनिंग के भी बाद का सिनेरियो लो, 2 साल की भी ट्रेनिंग भी कर ली, फाइनल दिया, क्लियर हो गया, सीए बन गए, प्रैक्टिस में आ गए, अमेंडमेंट तो आती रहती है।
उधर अमेंडमेंट आ गया, कुछ पढ़ना ही नहीं आता, कहोगे हमने तो ये पढ़ा था, ये तो पता है क्या है, पर अब ये नहीं बला के आगे मुझे तो पढ़ना ही नहीं आ रहा। तो कम से कम लॉ की लैंग्वेज भी तो पता होनी चाहिए, थोड़ी बहुत क्या लिखा है, कैसे एनालाइज करो। मेरा क्लास में मोटिव क्या होता है, आपको पहले बताना भैया आप क्या सोचते हो। आप तो टोटली न्यू हो, आपको क्या पता लॉ में क्या लिखा है, पर इन जनरल लैंग्वेज में आप क्या सोचते हो कॉमन मैन की तरह, यार ये होना चाहिए, ताकि आप सोच सको। लॉ मेकर ने अगर तो उसी सेंस में लिखा है, आपकी अंडरस्टैंडिंग और बेटर होगी। यार मैं भी यही सोच रहा था, अच्छा ये लॉजिक उसने लगाया है। पर अगर लॉ मेकर ने कुछ आपके ऑपोजिट लिखा है, उसका ना नीचे जब भी कोई चेंजेस आते हैं उसका रीजन लिखा होता है। फिर आप देखो, अच्छा यार ऑपोजिट लिखा है, किस रीजन के कारण लिखा है, अच्छा फिर जब पढ़ोगे लगेगा ये रीजन है, अब मेरी अंडरस्टैंडिंग और बेटर है। तो यही सोच रहा था, क्योंकि मेरा दिमाग इस टॉपिक में यहाँ तक ही लिमिटेड रहा। पर जो लॉ मेकर है उसका तो एक्सपीरियंस भी बहुत है, वो तो पूरी कंट्री में सोच रहा है कि यार कोई भी ये डिफिकल्टी फेस कर सकता है, उसने इस डायरेक्शन में ये लिखा, अच्छा ठीक है भैया। कल को हो सकता है आप सीए बन जाओ, 10 साल का आपको एक्सपीरियंस हो जाए, आपको एक कमेटी बना दे इनकम टैक्स की, उसमें कहते हैं यार आप बैठो, आप भी तो प्रोफेशनल हो, 10 साल का आपको एक्सपीरियंस हो गया, अपनी राय दो। अपनी राय कब दे पाओगे, जब अपना दिमाग खोलोगे। दिमाग आपका कब खोलेगा, जब आप सोचने लगोगे, एक चीजों पे ही लिमिट नहीं रहोगे कि यार बस यही हो सकता है। डिफरेंट डिफरेंट अपनी सोच को वाइड जरूर करना है, कभी भी एक लिमिटेड नहीं रखता ना, बस जो मैंने पढ़ना है यही पढ़ना है। तो अब क्वेश्चन कहां से आया था, क्वेश्चन यहाँ से आया था रिद्धि, आपने पूछा था जब हम इस टॉपिक पे आ गए थे कि सर ये सारे डायरेक्ट टैक्स हैं, यही क्वेश्चन पूछा था ना आपने। यस सर। हाँ, अब मुझे आपसे जवाब चाहिए, ये क्या है मेरी, ये पांचों हेड मैंने किसके लिए डिवाइड करे हैं। इनकम। इनकम। तो अगर इनकम के लिए डिवाइड करें तो ये पांचों क्या हो गए, डायरेक्ट डायरेक्ट। टैक्स इनडायरेक्ट हो गए। डायरेक्ट टैक्स। हाँ इनकम टैक्स क्योंकि डायरेक्ट टैक्स है ना भैया, अभी तो बताया। इनकम टैक्स क्या है, डायरेक्ट टैक्स है। ये इनकम को ही डिवाइड करा है मैंने 5 हेड में, इनकम को 5 हेड में डिवाइड करा, रही तो इनकम ही ना मेरी, और इनकम पे क्या दूंगा, इनकम टैक्स, तो डायरेक्ट टैक्स लगेगा। चीज शुरुआत कहां से करी थी, मैं आपसे पूछ रहा था 5 हेड में डिवाइड क्यों करते हैं। इसलिए करते हैं बच्चे, क्योंकि ना हर हेड में गवर्नमेंट ने थोड़ी थोड़ी डिडक्शन दी। सपोज सैलरी में अभी पता, अब ये ना समझ लेना सर और डाउट आ गया और डाउट आ गया, सैलरी एक अपने अपने अलग टॉपिक है, उसका सिर्फ एक छोटा सा पार्ट छू रहा हूं मैं। सैलरी में ना गवर्नमेंट ने आपको दे दी एक स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 रुपए। सरकार कहती आपकी इनकम 5 लाख है, तो मैं टोटल इनकम में सिर्फ 4.5 लाख जोड़, 5 लाख में से 50,000 स्टैंडर्ड डिडक्शन देती। स्टैंडर्ड मीन्स वो फिक्स करती, मतलब अगर किसी की सैलरी 20 लाख भी है तो उसकी टोटल इनकम में कितनी जोड़ूंगा, 19,50,000। किसी की इनकम 35 लाख भी है तो टोटल इनकम में कितनी जाएगी, 34,50,000, क्योंकि स्टैंडर्ड डिडक्शन सरकार कहती मैंने आपको दे दी 50,000। सरकार कहती हो सकता है आप ऑफिस से घर जाते हो, उसमें आपका फ्यूल का खर्चा होता है, पर मैंने कहती अब कोई बंदा कहेगा मेरा 50,000 नहीं होता, मेरा तो लाख होता है, कोई कहेगा मेरा तो सिर्फ 20,000 ही होता है, क्या कितनी मुझे नहीं होता, मैं इस जमाने में नहीं पढ़ रही, पहले तो तुम्हें कोई डिडक्शन भी नहीं देती थी, बहुत पहले कोई डिडक्शन भी नहीं थी। फिर स्टैंडर्ड डिडक्शन कुछ साल पहले इंट्रोड्यूस हुई थी 40,000 रुपए की, अब वो धीरे धीरे करके बस 50। सरकार कहती मैंने फिक्स कर दी 50,000 डिडक्शन। सरकार कहती वैसे तो मैंने देनी नहीं थी, ये जनरली कौन कह रहे होंगे, आपको क्या लगता है जो बहुत ज्यादा पैसा कमाते हैं वो कह रहे होंगे ये डिडक्शन दो, कि जो लोअर सेगमेंट वाले कह रहे होंगे। लोअर वालों को ज्यादा चुभते हैं, तो लोअर वालों के लिए कहती 50,000 से ज्यादा खर्चा नहीं होएगा, एक छुटपुट काम हो तो 50 दे दी। अपर वाले आपको तो रोना ही नहीं चाहिए, आपके पास तो पैसा ही बहुत है, पर चलो आपको भी 50 तो मैंने स्टैंडर्ड ही डिडक्शन सबको दे दी। पर अब ये डिडक्शन कब मिलेगी, अगर मैं दिखाऊंगा सरकार को मेरी सैलरी से इनकम है, तो ये डिडक्शन मिलेगी 50,000। समझे क्यों बाइफरकेट करना सैलरी में जरूरी था। ऐसी अगर आप हाउस प्रॉपर्टी में आ जाओ, हाउस प्रॉपर्टी में हम पढ़ेंगे कौन सी इनकम आती है, जनरली रेंटल इनकम आती है। मैंने प्रॉपर्टी कोई भी किराए पे दे दी, उससे जो मुझे रेंट रिसीव हो रहा है वो मेरी हाउस प्रॉपर्टी में इनकम आती है। हाउस प्रॉपर्टी में सरकार ने एक डिडक्शन दी हुई है स्टैंडर्ड 30% की, यानी कि अगर मैं साल में रेंट रिसीव कर रहा हूँ 3 लाख रुपया, 3 लाख जनरली हो जाता है 25,000 रुपया महीना, साल का 3 लाख, तो कहते हैं टोटल इनकम में 30% आपको डिडक्शन दे देंगे। 3 लाख का 30% कितना बनता है, 90,000। 3 लाख में से 90,000 माइनस करो कितना बचा,
2,10,000। 2,10,000 जो है ना, यही इनकम में जाएगा। 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन। तो अब ये कब दूंगा भैया, अगर मुझे पता होएगा कि हाउस प्रॉपर्टी में ये इनकम गई है डिफरेंट डिफरेंट हेड में। अगर ये टोटल कह देता भैया ये सैलरी मेरी कितनी थी 5 लाख, रेंट कितना है 3 लाख, टोटल 8 लाख, अब डिडक्शन किस में से दूं? पता तो होना चाहिए सैलरी में कितनी थी। सैलरी से 50,000 की दे दो, हाउस प्रॉपर्टी से 30% की दे दो, जो भी रेंट रिसीव हो रहा था। तो इसके लिए ये अलग अलग हेड में मुझे बाइफरकेट करना पड़ा। बिजनेस हेड में पढ़ेंगे इसकी अपनी डिडक्शन है, कैपिटल गेन में पढ़ेंगे इसकी अपनी डिडक्शन है, अदर सोर्सेज में पढ़ेंगे इसकी अपनी डिडक्शन है। अदर सोर्सेज मीन्स जो इन चारों हेड में नहीं फॉल कर रहा है, मोटा मोटा इसको ना ले लेना, अदर सोर्सेज में और डिटेल में पढ़ेंगे। अदर सोर्सेज मीन्स जो इन चारों हेड में नहीं फॉल करी वो अदर सोर्सेज में चले जाए। बैंक में एफडी कराते हो, क्या मिलता है? इंटरेस्ट मिलता है। इंटरेस्ट क्या सैलरी है? नहीं, तो ना तो सैलरी हेड में गई। क्या वो हाउस प्रॉपर्टी, क्या मेरी प्रॉपर्टी से रेंट है इंटरेस्ट? नहीं, तो ना तो हाउस प्रॉपर्टी हेड में गई। फिर क्या वो मेरा बिजनेस है इंटरेस्ट देना? ना तो बिजनेस एंड प्रोफेशन में गई वो इनकम। कैपिटल गेन में जनरली जो मैंने इन्वेस्टमेंट करी होती है ना, लैंड वगैरह, अभी मोटा मोटा वो आती है। तो क्या मैंने इन्वेस्टमेंट भी करी एफडी? नहीं। तो कहते हैं जो एफडी का इंटरेस्ट है वो किस में चले जाएगा? अदर सोर्सेज में। अब इसकी भी अपनी अपनी डिडक्शन। कहते हैं एफडी पे अगर तो कोई नॉर्मल सिटीजन है, नॉर्मल और सीनियर में फर्क होता है। सीनियर सिटीजन मींस अबव द एज ऑफ 60 ईयर, और 60 ईयर से जो नीचे है वो नॉर्मल सिटीजन हो गया। तो नॉर्मल सिटीजन को तो कोई डिडक्शन नहीं मिलती, लेकिन सीनियर सिटीजन को 50,000 रुपए तक के इंटरेस्ट के डिडक्शन मिल जाती है। ये भी हम पढ़ेंगे आगे। पर उसके लिए भी कब मुझे पता होना चाहिए अदर सोर्सेज में मेरी इनकम है कितनी। ये आपको बताने का पर्पस सिर्फ इतना है कि भैया ये 5 हेड में अपनी हम इनकम को डिवाइड करते हैं, हमेशा 5 हेड्स में डिवाइड करते हैं। अच्छा, आपको क्या लग रहा है इनकम टैक्स रिटर्न किसी ने वर्ड सुना है? आईटीआर। आईटीआर का मतलब? हाँ हाँ, वो तो फुल फॉर्म है, मतलब अच्छा है जो जिसमें शो करते हैं हमारे उसमें मैं सरकार को बताता हूँ, सरकार मेरी इस साल इतनी इनकम हुई और इस इनकम पे इतना टैक्स बनता था, तो ये लो ये मैं आपको टैक्स दे दिया, सब मैंने कंप्लायंसेस पूरे कर दिए। तो आपको क्या लगता है अगर साल 1/4/2023 से लेके 31/3/2024, हमारे लिए साल हमेशा अप्रैल से शुरू होता है और मार्च में खत्म होता है, ये तो आप लोगों को पता होगा, अकाउंट्स में भी बैलेंस यस शीट सर। बताते हो। तो इस साल में मैंने जो भी पैसा कमाया जिस भी सोर्स से, चाहे सैलरी जॉब से, उसकी आपको क्या लगता है इंफॉर्मेशन मैं सरकार को कब दूंगा? क्या इसी साल के बीच में दे दूंगा, इस साल के खत्म होने के बाद दूंगा, कब दूंगा? हाँ, जब पूरा साल खत्म हो जाएगा, मीन 31 मार्च 2024 खत्म हो गया, तभी मुझे एग्जैक्टली पता लगेगा ना, एग्जैक्टली कि मैंने कितना पैसा किस किस से कमा लिया। अगर सपोज 30 मार्च भी है, 30 मार्च 2024 ही, यहां तक मैंने पैसे कमा लिए 10 लाख रुपया, पर 31 मार्च को ही मेरे को एकदम से मान लो एक मिठाई की दुकान है, उसको एकदम से ही 31 मार्च को एक्सेप्शनली ऑर्डर आ गए और 31 मार्च को ही उसको प्रॉफिट सिर्फ 1 लाख का हो गया। पॉसिबल? पर उसको नहीं पता था ऐसा होएगा, एक ऑर्डर स्पेशल ऑर्डर आ गया तो उसका प्रॉफिट कितना हो गया? 11 लाख। पर ये बात उसको 30 मार्च को तो नहीं पता थी, 31 मार्च जब खत्म हुआ तभी पता लगी। तो जब पूरा साल खत्म हो जाएगा उसके बाद अगले साल यानी कि 1/4/2024 के बाद मैं सरकार को बताऊंगा, सरकार मैंने इतने पैसे कमा लिए और मेरा इतना टैक्स बनता था, ये टैक्स भी मैं आपको जमा करा चुका हूँ, ये लो उसका चालान। जब भी मैं टैक्स जमा कराता हूँ उसकी रिसीट को हम चालान बोलते हैं, ये लो चालान, और मेरी कंप्लाइंस पूरी होगी। सरकार कहती है सबको बताना है उसने कितना कितना पैसा कमाया और कितना कितना टैक्स। तो जो फॉर्म एक होता है जिसमें मैं सरकार को बताता हूँ उसको हम बोलते हैं इनकम टैक्स रिटर्न। उस रिटर्न में हमेशा 5 हेड होते हैं, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, बिजनेस एंड प्रोफेशन, कैपिटल गेन एंड अदर सोर्सेज। अगर मेरी इनकम सैलरी से नहीं है, मैं कोई जॉब नहीं करता, तो यहाँ मैं कुछ नहीं भरूंगा। अगर मुझे कोई रेंटल इनकम नहीं आ रही, मैं कुछ नहीं भरूंगा। मेरी बिजनेस इनकम आ रही है, मैं यहाँ भर दूंगा। कैपिटल गेन कुछ नहीं है, नहीं भरूंगा। एफडी से ब्याज आ रहा है, यहाँ भर दूंगा। और अगर कोई है तो भर दूंगा, लेकिन 5 हेड में इनकम तो डिवाइड होती है, वो कॉलम बने हैं, कुछ नहीं है तो मेरी जीरो भर देता हूँ।
कुछ है तो उधर वो फिगर कर देता। तो कहने का ये मतलब है हर बारी हर रिटर्न में 5 हेड्स में इनकम डिवाइड होती है और उसकी इंफॉर्मेशन मुझे सरकार को देनी होती है। बोलो इतनी सी बात आपको समझ आई? अब मैं आपको बताने लगा था ये चीज कि हमें इनकम टैक्स एक्ट कैसे पढ़ना है, आज सिर्फ इतना पढ़ते हैं और कुछ नहीं। इसको ये पूरा पूरा सिलेबस है आपके इनकम टैक्स का, ये चार्ट। ये और मैं कहाँ से दिखा रहा हूँ, आपके मॉड्यूल से ही, इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल से ही। उसमें जो बेसिक कंसेप्ट टॉपिक है 1.3 उसका एक चार्ट खुला है जो पूरे सिलेबस को समराइज कर रहा है। पूरा सिलेबस ही यही है आपका, जिसको हमारे इतना टाइम लगने वाला है। तो उसके लिए सबसे पहले क्या बना था, इनकम टैक्स एक्ट। कब बना था? 1961 में। मोर देन 60 इयर्स, 60 साल से भी ऊपर हो गए इस एक्ट को बने हुए। तो आपको क्या लगता है इस एक्ट में बहुत आउटडेटेड नहीं हो चुका है? यार आप खुद सोचो, 1961 में लैंडलाइन भी नहीं सबके घर में थे, लैंडलाइन इतनी देर बाद आए, उसके बाद मोबाइल फोन आए, इंटरनेट टेक्नोलॉजी अब पिछले 10-15 साल से इतनी बूम कर दी। तो क्या हो सकता है 1961 वाले एक्ट में लिख दिया है कि यार ये वाली अर्निंग पे टैक्स लग जाएगा? क्योंकि तब वो अर्निंग ही नहीं थी, क्रिप्टो करेंसी अब आई। क्रिप्टो करेंसी के बारे में क्या किसी ने 1961 में सोचा हो सकता है? 1961 तो छोड़ दो, क्या 15 साल पहले भी किसी ने क्रिप्टो करेंसी नाम भी नहीं सुना था? तो उसमें क्या 15 साल पहले ही लगा लो, क्या कोई उसके ऊपर टैक्स बना सकता है? नहीं। तो एक एक्ट बन गया, वेरी गुड। उसमें फ्रीक्वेंट चेंजेस चाहिए, फ्रीक्वेंट अमेंडमेंट चाहिए। तो उसके लिए हर साल साल बाद रिव्यू करती है गवर्नमेंट क्या क्या चेंजेस चाहिए। जो अब बजट आएगा वो बजट आता है। बजट को हम बोलते हैं फाइनेंस बिल। वो हम कहते हैं बजट, कभी भी आप सुना करो ये होता है बजट पेश करा गया। उसके लिए वर्ड होती है बजट वाज प्रेजेंटेड, वो पार्लियामेंट में प्रेजेंट होता है। फिर उसके बाद उस पर डिस्कशन होती है। फिर जब वो फाइनेंस बिल पास हो जाता है ना, तो वो क्या बन जाता है, फाइनेंस एक्ट। उसमें से हो सकता है 100 चीजें बजट में बोली गई, जनरली तो सारी पास हो जाती है, पर मान लो 95 पास होगी, तो वो फाइनेंस एक्ट वो फाइनल बन गई, 5 चीजें गई। अगर वो पास नहीं हुई हाउसिंग में, तो जब फाइनेंस एक्ट उसके बाद वो हर साल आता है चेंज करने के लिए, उसको हम बोलते हैं एनुअल फाइनेंस। एक क्या था, इनकम टैक्स एक्ट, फिर आ जाता है एनुअल फाइनेंस एक्ट। अब मान लो मैं कोई चीज बोल रहा हूँ, अभी मैंने आपको बोला, इसको बहुत ना समझना, मैंने क्या बोला, आपकी इनकम 5 हेड में डिवाइड होती है, सैलरी, कैपिटल गेन, बिजनेस प्रोफेशन, मैंने लाइन बोल दी। मैंने बोला ये कहा है, इसको इलेबोरेट हम और करें। तो उसके लिए सपोज मैं लिख देता हूँ, सैलरी में जाके देखो इलेबोरेट करा हुआ है इसको रूल नंबर 1 में। कैपिटल गेन को कहाँ इलेबोरेट करा हुआ है, रूल नंबर 2 में। क्योंकि अगर मैं पहले सैलरी को ही यहाँ सारा इलेबोरेट कर दूंगा तो वो एक बुक बहुत ज्यादा बड़ी बन जाएगी। तो इसीलिए गवर्नमेंट ने इस एक्ट के साथ क्या निकाल दिए, रूल्स, इनकम टैक्स रूल्स। रूल्स क्या करते हैं, इलेबोरेट। इनकम टैक्स रूल्स निकाल दिए, रूल्स क्या करेंगे, इलेबोरेट, इलेबोरेट दी लॉ। ठीक है। अब कई बार यार हम कुछ भी बोलते हैं, मैं एक लाइन बोल रहा हूँ आपको, उस लाइन के दो मतलब दो जने निकाल सकते हैं। आप कह सकते हो सर आपने तो ये बोला, दूसरा बच्चा कह सकता है सर आपने तो ये बोला। एक ही बात पे कई बार दो इंटरप्रिटेशन हो जाती है ना। पर मुझे तो पता है ना मैंने क्या बोला है, मुझे तो पता है मैंने एग्जैक्टली क्या बोला है। आपने क्या समझा और आपने क्या समझा वो अलग बात है, पर मैं तो क्लियर हूँ मैंने क्या बोला है। आप दोनों बच्चे मेरे पास आते हो, सर आपने तो ये बोला था। दूसरा आते नहीं सर आपने तो ये बोला था। तो यार अगर ये दो बच्चों को डाउट आ गया कि मैंने ये बोला है, तो हो सकता है इतने बच्चे जो और बैठे हैं उनको भी डाउट आया, उन्होंने लेकिन मेरे से पूछा नहीं, किसी ने मेरी बात का क्या मतलब निकाला है, किसी ने मेरी बात का क्या मतलब निकाला है। फिर मैं क्या करता हूँ, मैंने एक सर्कुलर निकाल देता हूँ जनरल इंटरेस्ट में, कि भैया मेरा कहने का मतलब यही था। तो विद एग्जाम्पल भी कई बार दे देता हूँ उसमें, तो इसको ऐसे ही समझना, ये ना कर लेना कि कोई तो कैसे समझे कोई कैसे समझे। मैं क्या निकाल देता हूँ, सर्कुलर। तो सर्कुलर से क्या हुआ, क्लैरिफिकेशन मिली, क्लैरिफाई करता है सर्कुलर, क्या करता है, क्लैरिफाई दी लोग करता है। रूल्स करते थे इलेबोरेट। फिर यार बीच बीच में एनुअल फाइनेंस एक्ट आता है, वो तो साल में एक बार ही आता है, कभी बीच में कोई अमेंडमेंट करनी पड़ जाए। ये तो हम इनकम टैक्स की बात कर रहे हैं, कई बार आपने जीएसटी में भी सुना है, गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन निकाल दी, पहले तो क्लोथ पे 12% जीएसटी लगता था, आज से 18% लगेगा, वो बीच में निकाल दी गवर्नमेंट ने। तो ये क्या हो गया, उसके लिए गवर्नमेंट नोटिफिकेशन निकाल देती है। नोटिफिकेशन क्या करता है, लॉ को उस टाइम अमेंड भी कर सकते हैं। कोई चीज ऐड करनी है, सपोज पहले मान लो शूज पे अगर जीएसटी लगता ही नहीं था, तो लेकिन आज से गवर्नमेंट ने कह रही है जीएसटी भी लग जाएगा, नोटिफिकेशन किसी में भी आ सकती है, इनकम टैक्स में भी जीएसटी में भी।
तो नोटिफिकेशन क्या करती है, या तो अमेंड कर देती है किसी चीज को जो प्रोविजन लिखा था लॉ में, या कुछ ऐड कर देती है, या कुछ माइनस कर देती है। नोटिफिकेशन कुछ भी कर सकते। हम बच्चे इसको बहुत हैवी ना लेना, आज हम कुछ सिर्फ इंट्रोडक्शन ले रहे हैं। इंट्रोडक्शन मींस इनकम टैक्स को कैसे पढ़ना है, अभी बताया, कॉन्स्टिट्यूशन ने पावर दी, यूनियन लिस्ट ने दी। फिर क्या बन गया मेरा, इनकम टैक्स एक्ट बन गया। इनकम टैक्स एक्ट के बाद एनुअल फाइनेंस एक्ट आ जाता है, वो हर साल आता है। उसमें अब जो भी कुछ इलेबोरेट करना होता है इनकम टैक्स में, उसके लिए रूल्स बन गए। कुछ मुझे क्लैरिफिकेशन देनी है, सर्कुलर आ जाता है। नोटिफिकेशन में कोई चीज बीच में ही ऐड करनी है। फिर एंड में आ जाते हैं लीगल डिसीजंस। अरे भैया, क्या जब भी कोई चोर, पुलिस किसी चोर को पकड़ लेती है तो क्या वो गुनहगार हो गया? पुलिस ने एक चोर को पकड़ लिया तो क्या वो गुनहगार हो गया, सारा टाइम जेल में रहेगा? नहीं, क्या नहीं। होएगा? क्या होएगा? प्रूफ के लिए कौन, फाइनल डिसीजन किसका मानना जाएगा? जज का। कोर्ट में जाएंगे, लेके नहीं जाते पुलिस वाले, पुलिस ने तो पकड़ लिया पर उसके बाद उसको कोर्ट में पेश करना पड़ेगा। तो जो जज साहब का फाइनल डिसीजन होएगा वही माना जाएगा। ये तो आप समझते हो। वैसे ही इसमें होता है, एक कौन होता है, टैक्स पेयर, और एक होता है टैक्स ऑफिसर। टैक्स पेयर ने एक इनकम कमाई 1 लाख रुपए की, और वो कहता है मेरी इस इनकम पे टैक्स नहीं लगना चाहिए, कहता है लॉ में लिखा है ये। टैक्स ऑफिसर कहता है नहीं, मैंने भी लॉ पढ़ा है, तेरी तो ये 1 लाख पे 10% टैक्स लगना चाहिए। लड़ाई होगी। टैक्स ऑफिसर कहता है टैक्स लगना चाहिए, मैंने भी लॉ पढ़ा है, लेकिन टैक्स पेयर कहते हैं नहीं लगना चाहिए। अब इस लॉ को, लड़ाई को कौन सुलझाएगा? कोर्ट। दोनों कोर्ट में चल जाते हैं। तो जौन सा भी, जिसके भी फेवर में डिसीजन आता है उसको हम कह देते हैं ये लीगल डिसीजन आता है। लीगल डिसीजन क्या हो जाते हैं, फिर वो बाइंडिंग हो जाते हैं। मतलब आगे से भी कल को उसी टॉपिक पे किसी और को दिक्कत आए तो वो इस लीगल डिसीजन का रेफरेंस दे सकते हैं, देखो ये तो पहले भी डिसाइड हो चुका है, इस पर हम ऐसे ही डिसीजन। ठीक है। अब मुझे इन जनरल बताओ, किस कोर्ट का डिसीजन पूरे इंडिया पे एप्लीकेबल होता है? सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट। और किस कोर्ट का डिसीजन सिर्फ उसके एरिया पे एप्लीकेबल होता है? हाई कोर्ट। अगर स्टेट होगा ना, हाँ, उस मतलब मेरा यही कहने का मतलब था, अगर हाई कोर्ट पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने कोई डिसीजन दिया है तो वो पंजाब पे भी एप्लीकेबल होएगा और हरियाणा पे भी एप्लीकेबल होएगा। पर बाहर की स्टेट्स, अगर सपोज कल को उसी मुद्दे पे लड़ाई होती है, कहाँ पे, गुजरात में, तो गुजरात वाला बंदा इसका रेफरेंस तो दे सकता है कि ये देखो पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने भी यही डिसाइड करा था, पर गुजरात वाले जज के ऊपर वो बाइंडिंग नहीं है कि वो उसको माने। अगर उसको लगता है नहीं यार उन्होंने ये डिसीजन दे दिया, उनकी बुद्धि ये कहती होगी पर मेरी बुद्धि तो ये कहती है। पर अगर सुप्रीम कोर्ट का कोई फैसला आया हुआ है तो पूरे इंडिया को मानना ही पड़ेगा, हर स्टेट को। तो इसलिए ये लीगल डिसीजन बने हैं कि कभी लड़ाई हो जाए, लीगल डिसीजन हम बहुत बारी रेफरेंस में दे देते हैं कि कैसे कैसे क्या क्या होना है। पर ये लीगल डिसीजन बहुत है, ये आपके फाइनल का पार्ट है, आपको इंटर में लीगल डिसीजन का कुछ नहीं पड़ना। इतनी सी बात समझ आई। अब मैंने आपको बोला टैक्स किस पे लगता है, टोटल इनकम पे। टोटल इनकम कैसे निकालते हैं, पांचों हेड की इनकम को क्लब करके, यही बताया आपको। पर उसके लिए ना सबसे पहला काम हमें देखना होता है भैया कि क्या जिसकी टोटल इनकम निकाल रहे हैं जिस बंदे की, क्या वो रेजिडेंट है कि क्या वो नॉन रेजिडेंट है। आपने कभी सुना नहीं भैया तो रेजिडेंट है कि नॉन रेजिडेंट है? क्यों फर्क पड़ता आएगा आपके हिसाब से? एनआरआई को फिर उसके हिसाब से अलग प्रोविजन के साथ देखिए। हाँ, क्योंकि जो एनआरआई बन जाएगा ना, नॉन रेजिडेंट, अब एक बंदा यार यहाँ से कनाडा चले गया जॉब करने, कनाडा में भी पैसा कमा रहा है, प्लस यहाँ उसकी जमीन थी वो उसने किराए पे दे दी। तो जो यहाँ से किराया आ रहा है वो आपको क्या लगता है उसकी क्या होगी, इंडियन इनकम होगी। इंडियन की जमीन से किराया आ रहा है। पर जो बाहर पैसा कमा रहा है वो क्या होगी उसकी, फॉरेन इनकम। तो आपको लग रहा है जायज है कि एनआरआई की जो बाहर पैसे ही कमाने चलेगा वो फॉरेन इनकम भी इंडिया में टैक्सेबल कर दे? नहीं। तो कहते हैं नॉन रेजिडेंट की तो हम सिर्फ इंडियन इनकम टैक्सेबल कर देंगे, फॉरेन इनकम छोड़ देंगे। पर भैया जो रेजिडेंट है ना, तेरी तो सारी इनकम, चाहे वो इंडियन इनकम है चाहे फॉरेन इनकम है, उसको हम इंडिया में टैक्सेबल करें। तो इसलिए जब भी मैं टैक्स निकालता हूँ, टैक्स निकालने के लिए मुझे टोटल इनकम चाहिए। सबसे पहले मैं क्या निकालूंगा, उसका डिटर्मिनेशन ऑफ रेजिडेंशियल स्टेटस, और ये रेजिडेंशियल स्टेटस अपने आप में अलग टॉपिक है। फिर क्या करूंगा, उसकी इनकम को 5 हेड्स में
डिवाइड कर दूंगा। फिर अगर उन पांचों हेड की इनकम जोड़ के भी कोई और इनकम क्लब होनी है, उनके क्लबिंग अलग टॉपिक है, आज नहीं उसको छेड़ रहा, वो इनकम क्लब कर। और पिछले साल कोई लॉस हुआ था मुझे, वो भी इस साल उससे इनकम से एडजस्ट कर दूंगा, सेट ऑफ और कैरी फॉरवर्ड से। तो इससे क्या आ जाएगी मेरी ग्रॉस टोटल इनकम। उसके बाद कुछ डिडक्शंस मिलती हैं, हम बाद में पढ़ेंगे, वो डिडक्शंस माइनस करके मेरी क्या आ जाएगी टोटल इनकम। ग्रॉस टोटल इनकम थी, पांचों हेड को क्लब करके, क्लबिंग लेके और पिछले साल के लॉसेस को सेटअप करके, और फिर जो डिडक्शन है माइनस कर दूंगा, टोटल इनकम आ जाएगी। टोटल इनकम के बाद में सरकार को उस पर टैक्स। इतनी सी बात समझे। सबसे पहले क्या निकालना होता है, रेजिडेंशियल स्टेटस। रेजिडेंशियल स्टेटस अलग टॉपिक है, नेक्स्ट क्लास में इसको शुरू इससे करेंगे कि हाउ टू डिटरमिन द रेजिडेंशियल स्टेटस। आज की क्लास हम यही खत्म कर रहे हैं, पर बच्चों आपको कुछ हैवी ना लेके जाओ। एक मिनट दीदी, आपको 4 क्वेश्चन पूछने हैं, यस सर। पूछो अभी, बस 2 मिनट बाद पूछ लेना, मैं 1 मिनट क्लास को वाइंड अप कर। आज की क्लास में हमने क्या पढ़ा, कुछ नहीं पढ़ा, टैक्स से पढ़ा। टैक्स चीज क्या होती है, देसी भाषा में, देसी भाषा में नॉट लॉ की लैंग्वेज, हफ्ता, पर लीगलाइज हफ्ता, क्योंकि लॉ के तहत लग रहा है। टैक्स कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स। उसमें हमने फर्क समझा क्या क्या होता है। डायरेक्ट टैक्स से हमने शुरुआत करनी है, यानी कि इनकम टैक्स से हम अपने सिलेबस की शुरुआत करने लगे हैं। उसको पढ़ते कैसे हैं, इनकम टैक्स एक्ट है, फाइनेंस एक्ट आ जाता है, रूल्स आ जाते हैं, रूल्स इलेबोरेट कर देते हैं, सर्कुलर क्लैरिफाई कर देते हैं, सी से सर्कुलर, सी से क्लैरिफिकेशन, नोटिफिकेशन, अमेंड, ऐड, डिलीट, कुछ भी कर देती है, और लीगल। यही हमने चीजें पढ़ी। फिर टोटल इनकम निकालना है, उस पर टैक्स देना है। इन दी एंड टोटल इनकम के लिए फर्स्ट स्टेप क्या है, रेजिडेंशियल स्टेटस। इसको हम नेक्स्ट क्लास में शुरू करेंगे कि ये क्या होता है। ठीक है बच्चों। रिद्धि, 1 मिनट मैं ये क्लास को, रिद्धि आपका डाउट। सर बोलो बोलो। सर इनकम टैक्स मतलब ऑडिट की तरह पब्लिक, गवर्नमेंट और बैंक के पास सर्कुलर मतलब प्रूफ की तरह जाता है वहां पे। नहीं नहीं, इनकम टैक्स पब्लिक, हमारी रिटर्न कभी भी पब्लिक नहीं हो रही इनकम टैक्स की। अगर मैं इंडिविजुअल हूँ, मेरी रिटर्न किसको जा रही है, डिपार्टमेंट के पास। हाँ, डिपार्टमेंट के पास ऑप्शन है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास, उसको लग रहा है मेरे से कुछ भी क्वेश्चनिंग करनी है, वो मेरे से पर्सनली हियरिंग पे क्वेश्चन कर सकता है। पर क्या होता है, जो कंपनीज होती हैं कई पब्लिक कंपनीज मीन जो स्टॉक एक्सचेंज पे कई बार लिस्टेड हुई हुई है, उनको अपने फाइनेंशियल्स कंपनी के सामने, पब्लिक के सामने रखने पड़ते हैं। क्योंकि पब्लिक ने उस कंपनी में इन्वेस्ट करा हुआ, तो हाँ उनको तो दिखाना पड़ता है साल के एंड में मैंने कितना प्रॉफिट कमाया, देखो मैंने इतना टैक्स दिया, पर पब्लिक कंपनीज को। पर अगर आप इंडिविजुअल हो, आपकी आईटीआर पब्लिक नहीं हो सकती, प्राइवेट होती है, प्राइवेट लिमिटेड की पब्लिक नहीं होती। पर अगर हम आरटीआई डालें तो उसकी भी अगर निकलवानी हो तो निकलवा सकते हैं। पर पब्लिक कंपनी की तो अगर आप स्टॉक मार्केट के चैनल्स निकालो, ये जी बिजनेस, सीएनबीसी, आवाज, उधर भी आ जाते हैं भाई, इस कंपनी के ये नतीजे आए, और उसके बाद उस शेयर का प्राइस कई बार अप या डाउन हो जाता है। रिद्धि, क्लियर हो पाया। यस सर। और सर कैपिटल गेन और हाउस प्रॉपर्टी के बीच में थोड़ा डिफरेंस बताओ ना। बता देता हूँ, और छोटा डिफरेंस बताऊंगा क्योंकि लंबा डिफरेंस उनके टॉपिक्स में आ जाएगा। कैपिटल गेन जनरली मेरी इन्वेस्टमेंट पे होता है। अब इन्वेस्टमेंट मींस आपने एक प्रॉपर्टी खरीदी, आपने घर खरीदा और उसको इन्वेस्टमेंट के तौर पे रख दिया। अब आपने 10 साल हो गए, आपने खरीदा कितने का था, 10 लाख रुपए का, और 10 साल बाद उसकी कीमत होगी 50 लाख रुपए की। कितने का गेन हो गया, 40 लाख। तो सरकार कहती है इस 40 लाख पे मुझे टैक्स दे। और ये 40 लाख की इनकम किस हेड में गई, कैपिटल गेन। क्योंकि कहते हैं अगर आपने कभी जब बैलेंस शीट बनाई हो, तो उधर हम बनाते नहीं बैलेंस शीट में कैपिटल, कैपिटल मीन्स मैंने बिजनेस में कितना पैसा लगाया है। तो कहते हैं आपने 10 लाख लगाया था, 10 लाख की कैपिटल आपकी बढ़ की होगी 50 लाख, तो आपका वो कैपिटल गेन होगा। बस इतनी सी बात अगर समझ आ गई तो बहुत क्रिस्प है ये। इतनी सी यस। बात नहीं समझ आई, कैपिटल गेन में कौन सी जाएगी। पर वो 10 साल जब आपने प्रॉपर्टी रखी ना, आपने किराए पे चढ़ा दी थी, किराए पे, तो उससे क्या आई, आपको रेंटल इनकम आई। तो वो रेंटल इनकम किसमें जाएगी, हाउस प्रॉपर्टी है, और उधर आपको 30% की उस रेंटल इनकम पे डिडक्शन। कमर्शियल इन्वेस्टमेंट भी इसमें आती है, कमर्शियल प्रॉपर्टी का रेंट भी हाउस प्रॉपर्टी हेड में जाएगा, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी का रेंट भी हाउस प्रॉपर्टी हेड में जाएगा। क्लियर। सर हाउस
प्रॉपर्टी का मतलब डायरेक्ट टैक्स गवर्नमेंट लेगी ना, रेंट पे तो गवर्नमेंट नहीं को लेगी। ही हमें देना है डायरेक्टली उसका टैक्स, क्योंकि है तो डायरेक्ट टैक्स ही ना, इनकम के ऊपर टैक्स है। हाउस प्रॉपर्टी की भी इनकम है, कैपिटल गेन की भी इनकम है। और सर इनकम टैक्स जो है प्रैक्टिकल सब्जेक्ट की थियरी है? मेजरली प्रैक्टिकल, पर हाँ बीच बीच में कुछ भी आपसे थ्योरी में क्वेश्चन पूछ सकते हैं फॉर, क्योंकि हमें एग्जांपल के तौर पे तो करना ही है, पर थ्योरी क्वेश्चन भी आ सकता है। लाइक थ्योरी क्वेश्चन कैसे, अभी मैंने आपको बताया इनकम टैक्स की पावर कहां से मिली, कॉन्स्टिट्यूशन से। कॉन्स्टिट्यूशन में किससे, एंट्री 82 ऑफ आर्टिकल 246। आपका एमसीक्यू आ सकता है कि विच एंट्री ऑफ यूनियन लिस्ट, विच एंट्री ऑफ यूनियन लिस्ट है ना, यूनियन मीन सेंटर, गिव द पावर टू लेवी इनकम टैक्स। उधर ऑप्शन लिख दिए होंगे एंट्री 81, 82, 83, 84। अगर आपको पता तो ठीक है, हम ये थ्योरी क्वेश्चन पता है तो आप टिक कर दोगे, नहीं तो ठीक है बच्चे। सर एक क्वेश्चन और है। हाँ हाँ बोलो। सर मतलब कि सीए का जो वर्क है, मतलब वो टैक्स बचाता है, तो ये एथिकली सही है कि गलत है? टैक्स, अब ये आपने एथिकली जो पूछा ना, देयर आर टू थिंग्स। एक होता है टैक्स प्लानिंग और एक होता है टैक्स इवेजन। टैक्स प्लानिंग मींस मैंने लॉ के तहत, लॉ के दायरे में रह के बंदे का टैक्स बचाया। मेरे को पता है भैया तू यहाँ इन्वेस्टमेंट कर दे, सरकार ने लिखा हुआ है कि अगर मैं एक लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदता हूं तो उसकी मुझे डिडक्शन मिल जाएगी। मैंने लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी खरीद ली 1 लाख की, मेरी इनकम थी 8 लाख की, तो सरकार कहती है क्योंकि तूने लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी खरीद ली, मैं 1 लाख माइनस कर देती हूँ, तेरी इनकम कितनी रहेगी, 7 लाख। इनकम कम रहेगी तो टैक्स भी कम लगेगा। ये क्या हुई, टैक्स प्लानिंग। क्योंकि मैंने बंदे को बताया तो 1 लाख की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी खरीद ले, ये तो लॉ में लिखा है, लॉ के दायरे में रह के बताया। पर टैक्स इवेजन क्या होता है, टैक्स की चोरी। मैंने कहा तू ना खरीद, मैं तो तेरी डिडक्शन नकली डाल दूंगा, तेरा कम कर दूंगा, ये टैक्स की चोरी हुई। तो फर्क है, एथिकली टैक्स प्लानिंग इज एथिकल, टैक्स इवेजन इज नॉट एथिकल। ये पता कैसे चलेगा सर, ये पता कैसे लगेगा, जब सरकार स्क्रूटनी करेगी। सर मैंने रिटर्न भर दी, उधर से टैक्स ऑफिसर रैंडमली मेरी रिटर्न सेलेक्ट करी, वो कहता है अच्छा तूने 1 लाख की डिडक्शन ली है, ये प्रूफ ला। भैया प्रूफ नहीं हो तो मेरे सीए ने ऐसी डाल दी, चलो नहीं पकड़े। ये कब पता लगता है, अगर कोई इंस्पेक्शन या चेकिंग, वो सर मैनेजमेंट। जैसे हाँ कि बिल्कुल पकड़े जाते हैं। नहीं, ये मेरी वो जो रेट पड़ती है हाँ वो एक मैनेजेबल है। नहीं, सिर्फ रेट तो बहुत लास्ट स्टेज की बात होगी। इन जनरल छोटी सी स्क्रूटनी डाल के नोटिस भेजते हैं भैया डॉक्यूमेंट लो मुझे, और वो डॉक्यूमेंट अगर प्रॉपर नहीं है तो वहीं पकड़े जाते हैं। रेट तो एक बहुत बड़ी चीज होगी, ये तो छोटी, उसमें भी पकड़े जाते हैं। ठीक है, हाँ जी रिद्धि। सर एनजीओ को अगर देते हैं इन्वेस्टमेंट, मतलब हाँ कि पता है कि अगर उसको देने से हमारा टैक्स मतलब बचेगा, तो ये एथिकल है कि मतलब? हाँ, अगर वो एनजीओ प्रॉपर रजिस्टर्ड है, क्योंकि वो एनजीओ को रजिस्ट्रेशन लेनी पड़ती है, सेक्शन 80G की उसकी डिडक्शन भी मिलती है, और सेक्शन 12AA ऑफ इनकम टैक्स में उनको रजिस्ट्रेशन लेनी पड़ती है। अगर उन्होंने वो प्रॉपर रजिस्ट्रेशन ली है और उसको मैं डोनेशन देता हूँ, तो मुझे उसकी डिडक्शन अंडर सेक्शन 80G मिल जाती है। ये हम डिडक्शन वाले टॉपिक में पढ़ेंगे भी, तो वो बिल्कुल एथिकल है, क्या गलत है। मैं डोनेशन दे रहा हूँ एक एनजीओ को अच्छे काम करने के लिए, और सरकार ने अभी यार, कल क्या चीज हुई है, 1 मिनट, कल 22, आज तो क्या है 23, कल 22 को क्या हुआ है, राम राम मंदिर बना यार, इतना बड़ा दिन। अब सरकार ने उसमें एक चीज कर दी, कहते हैं जो भी राम मंदिर को डोनेशन दे रहा है उसको इनकम टैक्स में फायदा देंगे। इनकम टैक्स में जो मैंने अभी सेक्शन बोला है 80G में, उसी में फायदा देंगे। तो कहते हैं हाँ, इसमें क्या, अगर मैं उसको डोनेशन दे रहा हूँ, राम मंदिर को मैंने डोनेशन दी, तो उसकी इनकम टैक्स ने अगर फायदा ले लिया, दैट इज एथिकल, लॉ के दायरे में रह के करा, कुछ गलत नहीं उसमें, अगर लॉ के दायरे में। और बच्चे कोई डाउट? सारे डाउट क्लियर हो गए, थैंक यू सर। ओके बच्चे, तो अब हम नेक्स्ट क्लास में जो शुरू करेंगे वो रेजिडेंशियल स्टेटस से शुरू करेंगे। धीरे धीरे एक एक टॉपिक को हमने एक्सपैंड करना है, और आपकी क्लैरिटी इसमें और ज्यादा वास्ट हो जाएगी। ठीक है बच्चों, चलो थैंक यू।